टैलिस्मन एम्परर इन हिंदी एक्सप्लेन्ड। आगे की कहानी जल्दी पाने के लिए चैनल नॉवल माजर को सब्सक्राइब करें। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करना न भूलें। इस चैनल में नई नई कहानियां आती रहेंगी। धन्यवाद। अध्याय 131 से 136। ओब्लिवियन विंड फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड फॉर्मेशन को चेन शी ने ट्रेजर हेवन पवेलियन से खरीदा था। यद्यपि यह एक गहन श्रेणी का अपूर्ण तलवार निर्माण आरेख था, फिर भी इसमें 400,000 किलोग्राम आत्मा तरल पदार्थ की लागत आई थी और इसे बेहद महंगा कहा जा सकता है। लेकिन ओब्लिवियन विंड फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड फॉर्मेशन की ताकत वास्तव में इस कीमत के लायक थी। प्रथम स्तर की खेती करने से साधारण गोल्डन हॉल क्षेत्र के साधकों का विनाश किया जा सकता था। दूसरे स्तर तक खेती करने के बाद गोल्डन कोर रियल्म साधक से सीधे युद्ध करना कोई समस्या नहीं थी। लेकिन चेन शी की वर्तमान साधना के साथ वह ओब्लिवियन विंड फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड फॉर्मेशन के दूसरे स्तर को लगभग 3 बार निष्पादित करने में सक्षम था। इन 3 बार के बाद उसका सच्चा सार समाप्त हो जाएगा और सूख जाएगा, और ये युद्ध में उसे स्थायी रूप से समर्थन देने में सक्षम नहीं होगा। यदि मैं गोल्डन हॉल क्षेत्र को प्राप्त करने में सक्षम हूं, तो मैं तलवार गठन के दूसरे स्तर को आसानी से निष्पादित करने में सक्षम हो जाऊंगा। चेनशी ने विचार करते हुए उड़ती तलवारों पर ताबीज के निशान बनाए। धूपबत्ती जलने के समय के बाद चेनशी का चेहरा पीला पड़ गया था और उसका पूरा शरीर बेहद थका हुआ था। रक्तसार का उपयोग कर ताबीज के निशान बनाना मन और शरीर दोनों के लिए अत्यधिक कष्टकारी था। सौभाग्य से वह पहले से ही अपने शरीर शोधन साधना को वायलेट पैलेस क्षेत्र के दूसरे स्तर तक उन्नत कर चुका था। वह जोश और जीवन शक्ति से भरा हुआ था और उसे ठीक होने में एक पल भी नहीं लगा। वास्तव में वायलेट पैलेस क्षेत्र में उनके शरीर के आगे बढ़ने के बाद यह एकमात्र लाभ नहीं था। जब वह अपनी साधना का प्रसार नहीं करता था तो चेनशी वास्तव में एक साधारण व्यक्ति से भिन्न नहीं था। फिर भी एक बार जब उसने अपनी साधना का प्रसार किया तो उसका शरीर कड़ा हो गया, उसकी त्वचा में कंपन हुआ और शमन ऊर्जा तुरंत उसके शरीर के भीतर प्रवाहित हुई। इसके कारण उसका शरीर हथियारों के लिए अभेद्य हो गया और यहाँ तक कि पीले रंग की उड़ने वाली तलवार भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकी। उठना, स्विश स्विश स्विश। तलवारों की एक लहर जो ज्वार की तरह थी शांत कमरे में गूंज उठी जब 64 उड़ती तलवारें चेनशी के नियंत्रण में तैर रही थीं। पहले हर 8 उड़ती तलवारों ने एक छोटी तलवार संरचना बनाई और फिर सभी 8 छोटी तलवार संरचनाएं एक साथ जुड़ गईं और एक दूसरे के चारों ओर घूमकर एक बड़ी तलवार संरचना बनाई। दूर से देखने पर यह विशाल तलवारनुमा संरचना चलती हुई ताइची आकृति जैसी प्रतीत होती थी। आर्ट नेथेरिज्म उड़ती तलवारों के नेतृत्व में यह एक विशाल और शक्तिशाली उड़ती तलवार की लहर की तरह थी जो हवा में निरंतर बह रही थी। विस्मृति हवा सतह के रूप में, बहती रोशनी नींव के रूप में। 8 ध्रुव अविचल रहते हैं, एक में परिवर्तित हो जाते हैं। चेनशी ने स्पष्ट आवाज में चिल्लाया और हवा में उड़ती 64 तलवारें उसके चारों ओर घूमने लगी तथा उनसे एक प्रकार की आकारहीन और फड़फड़ाती तेज आभा निकल रही थी। प्रत्येक उड़ती हुई तलवार की उभरती हुई रोशनी से चमक रही थी जो अनिश्चित रूप से उतार चढ़ाव कर रही थी, जिसके कारण उसके द्वारा काटी गई हवा से फुफकारने जैसी आवाजें निकल रही थीं। ये पूरी तरह से प्रशिक्षित हथियारों के एक समूह की तरह था जो तैनात होने की प्रतीक्षा में शक्ति संचित कर रहा था और वह अपनी संतुष्टि के लिए ताज़ा खून पीने के लिए लालायित था। छोटे लिंग बाई ने अपने हाथों को अपनी छाती के सामने क्रॉस करके रखा था और वह ये सब देख रहा था और वह खुद को सिर हिलाने से नहीं रोक सका क्योंकि उसकी निगाहों में आश्चर्य के निशान दिखाई दे रहे थे। यह 8 उड़ती तलवारों को नियंत्रित करने की बात नहीं थी, बल्कि पूरे 64 उड़ती तलवारों को नियंत्रित करने की बात थी। शीर्ष ग्रेड पीले रैंक या उससे ऊपर की हर उड़ान तलवार की गुणवत्ता के साथ चेनशी अभी भी उन्हें एक तलवार गठन बनाने में सक्षम था जिसमें एक चुभने वाली ठंडी आभा थी और उन्हें स्वतंत्र रूप से नियंत्रित करना था, और ये पहले से ही एक असाधारण और शानदार उपलब्धि थी। यदि यह कोई अन्य वायलेट पैलेस दायरे का साधक होता तो तलवारों का समूह बनाना तो दूर, साधक के लिए इन उड़ती तलवारों को नियंत्रित करना भी मुश्किल हो जाता। केवल इसकी शक्ति के संदर्भ में अब उसकी तलवार संरचना की शक्ति संभवतः गोल्डन कोर क्षेत्र के साधकों को भी अत्यधिक भयभीत कर देगी। लिटिल लिंग बाई एक तलवार आत्मा थी जो 10,000 वर्षों तक जीवित रही थी और उसके पास स्वयं सर्वोच्च ग्रैंड निर्वाण तलवार दाव की विरासत थी। इस प्रकार उसकी दृष्टि अत्यंत विवेकपूर्ण थी और उसने तुरंत ही ओब्लिवियन विंड फ्लोइंग लाइट तलवार संरचना के दूसरे स्तर की शक्ति का निर्धारण कर लिया था। 15 मिनट बाद चेनशी के माथे पर पसीने की बूंदें हल्की सी दिखाई दे रही थीं और फिर वह और अधिक नहीं रुक सका, जिससे 64 उड़ती तलवारें एक झटके के साथ सीधे जमीन पर गिर पड़ीं। मेरी वर्तमान साधना के साथ तलवार गठन के दूसरे स्तर को क्रियान्वित करना वास्तव में बहुत कठिन है। मैं अपनी पूरी ऊर्जा लगाकर केवल 4 बार ही इसे निष्पादित कर पाता हूं और इसके बाद इसे और अधिक बार निष्पादित करने के लिए मेरी शक्ति शायद कम पड़ जाएगी। चेनशी,
तुम्हारी इस तलवार संरचना ने मुझे 10,000 साल पहले की 1000 चंद्राकार विस्मृति पवन तलवार संरचना की याद दिला दी। वह तलवार संरचना 4000 से अधिक उड़ती तलवारों से बनी थी, और जैसे ही वह सक्रिय हुई, तलवार की क्यूई सभी दिशाओं में फैल गई और आकाश में उड़ गई तथा 1000 चमकीले चंद्रमाओं में परिवर्तित हो गई। प्रत्येक पूर्णिमा पर यह चंद्र ज्वार की ऊर्जा को सक्रिय करने में भी सक्षम है, और इसकी शक्ति स्वर्ग श्रेणी के जादुई खजाने से प्रतिस्पर्धा करने और सब कुछ नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। लिंगबाई बोलते समय विचारों में खोया हुआ प्रतीत हो रहा था। मैंने आपको ये कहते हुए सुना है कि यह ओब्लिवियन विंड फ्लोइंग लाइट तलवार संरचना केवल एक अपूर्ण तलवार संरचना आरेख है, और यह इस संरचना से संबंधित हो सकता है। क्या आप उस संरचना की साधना तकनीक जानते हैं? चेन शी ने आश्चर्य से पूछा। वह वास्तव में ओब्लिवियन विंड फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड फॉर्मेशन की शक्ति से बेहद संतुष्ट था, और जब उसने सोचा कि कैसे दूसरे स्तर की शक्ति पहले से ही गोल्डन कोर रियल्म साधक के साथ मुकाबला करने में सक्षम थी, तो तीसरे स्तर और चौथे स्तर के बारे में क्या वे और भी अधिक शक्तिशाली नहीं होंगे? ये 10,000 साल पहले के एक महान तलवार साधक संप्रदाय की गुप्त तलवार संरचना है। मेरे गुरु मूल रूप से इसे अपने 10 दिशात्मक निर्वाण तलवार गठन के साथ बदलना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें मना कर दिया गया। लिंगबाई ने बोलते हुए अपना सिर हिलाया। चेनशी थोड़ा निराश हुआ, लेकिन उसने अपना सिर हिलाया और इसके बारे में अधिक नहीं सोचा। वह अभी भी संतुष्ट था। आखिरकार ओब्लिवियन विंड फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड फॉर्मेशन का केवल दूसरा स्तर ही उसके लिए बहुत लंबे समय तक उपयोग करने के लिए पर्याप्त था। चेनशी, चाहे तलवार के गठन की ताकत कितनी भी मजबूत क्यों न हो, अंत में ये तलवार दाव के सच्चे रास्ते से अलग हो गई है। केवल तलवार की साधना करते समय एकचित और दृढ़ बने रहने से ही कोई व्यक्ति तलवार के महान दाव के मार्ग पर आगे बढ़ने में सक्षम हो सकेगा। जब तलवार दाव को उच्चतर क्षेत्र में विकसित किया जाता है, तो यह एक ही प्रहार से सभी तकनीकों को नष्ट करने में सक्षम हो जाता है, अत्यंत दुर्जेय शक्ति के साथ देवताओं को मार डालता है और राक्षसों का विनाश कर देता है। लिंगबाई ने उसे अच्छे इरादे से याद दिलाया। मैं ये जानता हूँ। चेन शी ने सिर हिलाया। उन्होंने उस दृश्य को याद किया जब उन्होंने कल रात चेन हाउ को देखा था। उन्होंने याद किया कि कैसे ताओवादी वेन हुआन ने कहा था कि तलवार की खेती करने के लिए पहले दिल की खेती करनी चाहिए। प्रबुद्ध तलवार दिल के पीछे यही सिद्धांत था। अब जब उसने इसे लिंगबाई की कही बातों के साथ जोड़ दिया, तो इससे उसे तुरंत तलवार के ग्रैंड दाव के बारे में गहन ज्ञान प्राप्त करने की अनुमति मिल गई। एक तलवार साधक को बिना रोक टोक के पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करने के लिए केवल एक तलवार की आवश्यकता होती है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि तलवार साधक दृढ़ निश्चयी और एकनिष्ठ होता है। उसे किसी भी बात का डर नहीं होता, इसलिए तलवार साधक स्वाभाविक रूप से अत्यंत दुर्जेय होता है। अगले आधे महीने तक चेन शी घर के अंदर ही रही। अपनी दैनिक साधना और लिंगबाई के साथ तलवार की तकनीकों पर विचारों का आदान प्रदान करने के अलावा वह पूरे दिन अपने शांत कमरे में चुपचाप रहे, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग को साफ किया और विस्मृति पवन प्रवाहित प्रकाश तलवार संरचना के दूसरे स्तर के सार और गहनता को समझा। तलवार की संरचना को क्रियान्वित करना अत्यंत आसान था, फिर भी तलवार की संरचना की पूरी शक्ति का प्रयोग कैसे किया जाए, इसके लिए कठोर साधना तथा सावधानीपूर्वक चिंतन और समझ की आवश्यकता थी। इस आधे महीने के दौरान यद्यपि चेन शी की साधना धीमी गति से आगे बढ़ी, लेकिन मार्शल दाव में उसकी साधना तेजी से आगे बढ़ी। ये स्वाभाविक रूप से लिंगबाई के मार्गदर्शन के कारण था, क्योंकि तलवार दाव के बारे में छोटे साथी की समझ उस दायरे से आगे निकल गई थी जिसे चेन शी बहुत पहले समझने में सक्षम था। वह आमतौर पर चेन शी को समझने में मदद करने और कुछ शब्दों के साथ चेन शी के संदेह को स्पष्ट करने में सक्षम था, जिससे चेन शी तुरंत प्रबुद्ध हो गया और उसके विचार स्पष्ट हो गए। हिडन ड्रैगन रैंकिंग तक का समय और करीब आता जा रहा था। उस दिन मौसम अचानक बर्फीला हो गया और सारी रात ठंडी हवा आसमान में सीटी बजाती रही। आकाश और पृथ्वी पर भारी मात्रा में बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े गिरने लगे, जिससे ड्रैगन लेक सिटी का पूरा क्षेत्र सफेद हो गया और बर्फ और हिम का संसार बन गया। कितनी भारी बर्फबारी हुई है। चेन शी केवल एक पतला लंबा गाउन पहने हुए आंगन में चला गया, फिर भी उसे जरा सी भी ठंड महसूस नहीं हुई। जमीन पर बर्फ पहले से ही 30 सेमी मोटी थी, जिस पर पैर रखने पर चटचटाहट जैसी आवाज आती थी। बर्फीली ठंडी हवा ने उस पर हमला किया, जबकि ठंडी बर्फ के दृश्य ने दिल को खुश कर दिया और दिमाग को ताज़ा कर दिया, जिससे उसकी आत्मा ताज़ा और उत्साहित हो गई। अरे राक्षस, बिना कोई प्रतिरोध किए जल्दी से अपने आप को पकड़वा दो। किनारे पर लिंगबाई ने बाई कुई का पीछा करते हुए चिल्लाया, और वे अत्यधिक खुशी के साथ बर्फ और हिम की दुनिया में खेलने लगे। चेन शी हल्के से मुस्कुराया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से एक बर्फ का गोला उसके चेहरे की ओर तेजी से आया, और जिस समय वह अचंभित हुआ, वह जोर से उसके चेहरे पर जा लगा। कुछ समय तक बर्फ हवा में लहराती रही, उसके पूरे शरीर पर फैलती रही और उसकी हालत बहुत दयनीय हो गई। हा हा हा, लिंगबाई ने दूर से ताली बजाई और जोर से हंसा। मैं तुम्हें दफना दूंगा।
चेंशी ने अपना हाथ बढ़ाया और चक्की के पत्थर के आकार का एक बर्फ का गोला पकड़ लिया और उसने अपना हाथ लिंग बाई की ओर घुमाया और उसे लिंग बाई की ओर पटक दिया। लिंग बाई वहां असहाय होकर नहीं बैठा रहा था, उसका शरीर चमक उठा और वह तुरंत चकमा दे गया। अप्रत्याशित रूप से इसी समय किसी ने अचानक आंगन का दरवाजा खोला और डुआनमुजे उत्साह से अंदर चला आया। उसने अपना मुंह खोला और कुछ कहने ही वाला था कि उसने देखा कि एक सफेद रंग की चीज सीधे उसके चेहरे की ओर उड़ी और एक धमाके के साथ बर्फ का गोला टूट गया, जिससे डुआनमुजे का पूरा शरीर उसके अंदर दब गया। अरे, डुआनमू कहाँ है? डू किंगशी और सोंगलिन, जो डुआनमुजे के बाद प्रवेश कर गए, दंग रह गए और उन्होंने चारों ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। चेंशी अब इसे सहन नहीं कर सका और ये दृश्य देखकर जोर जोर से हंसने लगा। पटुई, पुई, पुई। डुआनमुजे ने बर्फ के ढेर से अपना सिर बाहर निकाला और जोर से बर्फ को अपने मुंह पर थूका और फिर वह चिल्लाया, ठीक है चेंशी, तुमने मुझ पर छिपकर हमला करने की हिम्मत की, मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। टकराना, टकराना, टकराना। कुछ समय के लिए प्रांगण में बर्फ के गोले उड़ते रहे और बर्फ के अजगर चीखते रहे तथा डुआनमुजे और चेंशी के बीच तीव्र बर्फ के गोले की लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन प्रांगण बहुत छोटा होने के कारण युद्ध का मैदान जल्दी ही डू किंगशी और सोंगलिन तक फैल गया। वे दोनों बहुत पहले से ही एक दूसरे के प्रति अत्यधिक ईर्ष्यालु थे और उन्होंने तुरंत लड़ाई में शामिल होने में संकोच नहीं किया। एक चेंशी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहा था, दूसरा डुआनमुजे के साथ गठबंधन बना रहा था और वे इस हद तक लड़े कि वे रुकने को तैयार नहीं थे, वे खुशी खुशी और बिना किसी रोक टोक के लड़े। ठीक इसी तरह चार साथी जो बहुत पहले से जवान नहीं थे, एक बचकानी स्नोबॉल लड़ाई खेलने लगे थे। उनके हाथों में बर्फ उड़ते हुए सारसों, बूढ़े वानरों, विशालकाय ड्रैगन, सफेद बाघों, तलवारों, कृपाणों, भालों, फरसों में बदल गई। वे सभी सजीव थे और उनमें अद्भुत शक्ति थी तथा वे अत्यंत प्रसन्नता के साथ खेलते थे। मैं छोड़ता हूँ। इस साथी चेंशी की चाल तकनीक बहुत तेज है और किंगशी जानबूझकर उसकी मदद करती है। हम दोनों को केवल मार ही सहनी पड़ेगी, ये बहुत अनुचित है। काफी समय के बाद डुआनमुजे, जिसका चेहरा बर्फ से ढका हुआ था, नाराजगी के साथ युद्ध से हट गया। सोंगलिन अकेला और असहाय था और वह केवल डुआनमुजे के बाद ही हार स्वीकार कर सकता था। इस बिंदु तक चेंशी और डू किंगशी अंतिम विजेता बन चुके थे। तुम अब और क्यों नहीं खेल रहे हो? चलो फिर से चलें। डू किंगशी ने असंतोष में अपने होंठ भींच लिए, क्योंकि वह उत्साहपूर्वक आगे बोलना चाहती थी। इस समय वह एक चंचल छोटी लड़की की तरह थी और उसमें अब उसके शांत सुरुचिपूर्ण स्वभाव का कोई निशान नहीं था। डुआनमुजे की आंखें घूम गईं और वह मुस्कुराया और बोला, नहीं, जब तक कि तुम मेरी ही टीम में न हो। आप चाहें? डू किंगशी ने डुआनमुजी पर अपनी आंखें घुमाईं। बचकाना, तुम दोनों सचमुच बचकाने हो, सोंगलिन ने बगल से बड़बड़ाया। ठीक है, आज तुम सब मुझे ढूंढने क्यों आए हो? चेंशी को भी लगा कि उसकी पिछली हरकतें थोड़ी बचकानी थीं। इस समय जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसे एक ही समय में खुशी और शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने जल्दी से बातचीत का विषय बदल दिया। बेशक ये हिडन ड्रैगन रैंकिंग में भाग लेने के लिए है, डुआनमुजे ने लापरवाही से कहा। फिर उसका चेहरा गंभीर हो गया और वह चिल्लाया, अरे, हमने बहुत समय बर्बाद किया है, चलो जल्दी चलें, अगर हम देर से पहुंचे तो हम नहीं पहुंच पाएंगे। हिडन ड्रैगन रैंकिंग प्रतियोगिता आज है। चेंशी ने चुपचाप अपने दिल में समय गिना और तुरंत चौंक गया और वह जल्दी से डू किंगशी के 3 लोगों के समूह के साथ बाहर निकल गया। डोंग, डोंग, डोंग। आकाश को ढकने वाले बड़े बड़े हिमकणों के बीच पूरे ड्रैगन लेक सिटी की हवा में घंटियों की एक लहर अचानक बहुत देर तक गूंजती रही। जब चेंशी का समूह प्रांगण से बाहर निकला तो उन्होंने देखा कि सड़कों पर लोग तेजी से ड्रैगन लेक सिटी के केंद्र की ओर भाग रहे थे। यदि कोई आसमान से नीचे देखे तो उसे पता चलेगा कि मानव आकार की धाराएं सभी दिशाओं से ड्रैगन लेक सिटी के केंद्र की ओर एकत्रित हो रही थीं। इनमें से अधिकांश लोगों के पास हिडन ड्रैगन रैंकिंग में भाग लेने की योग्यता नहीं थी। उनमें या तो शक्ति की कमी थी या उनकी आयु नियमों से अधिक थी, फिर भी वे बुद्ध के मार्ग शिवालय में जाकर ध्यानपूर्वक देख सकते थे और इसका उपयोग अपनी साधना, विभिन्न युद्ध तकनीकों और प्रत्यक्ष युद्ध अनुभव को सुधारने के लिए कर सकते थे। मैंने सुना है कि इस बार हिडन ड्रैगन रैंकिंग में भाग लेने वाले लोगों की संख्या पिछले कुछ वर्षों में सबसे अधिक है, 10,000 से अधिक लोग, और उनमें असंख्य प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुत पहले से ही महान प्रतिष्ठा हासिल की है। ऐसा भव्य आयोजन 1000 वर्षों में देखना दुर्लभ है और इसे न देख पाना बहुत दुख की बात होगी। हाँ, मैंने सुना है कि 8 महान संप्रदायों, 3 महान संस्थाओं और 6 महान कुलों की युवा पीढ़ी के लगभग सभी प्रमुख व्यक्ति इसमें भाग ले रहे हैं और इसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों का सम्मेलन कहा जा सकता है, जहां प्रतिभावान लोग बादलों की तरह असंख्य हैं। दार्चू राजवंश की ऑल स्टार मीटिंग अगले कुछ वर्षों में होगी। इस बार हिडन ड्रैगन रैंकिंग के बाद
कुछ सबसे उत्कृष्ट प्रतिभाओं को हमारे दक्षिणी क्षेत्र की संपूर्ण साधना दुनिया का प्रतिनिधित्व करने और दार्चू राजवंश की ऑल स्टार मीटिंग में भाग लेने के लिए चुना जाएगा। मुझे आश्चर्य है कि कौन भाग्यशाली होगा जो इसमें भाग लेगा और दुनिया के विशेषज्ञों के साथ प्रतिस्पर्धा करेगा। क्या आप सबने सुना है चेनशी, जिसने कुछ समय पहले सू कबीले के 6 गोल्डन हॉल रियल्म साधकों और एक गोल्डन कोर रियल्म साधक का सफाया कर दिया था, वह भी हिडन ड्रैगन रैंकिंग में भाग लेगा। मैं जिस तरह से देखता हूं, निश्चित रूप से शीर्ष 10 में उनके लिए जगह है। आपकी जानकारी पहले ही पुरानी हो चुकी है। आधे महीने पहले चेनशी ने अमर असेंबली मंडप में एक 8 स्टार वायलेट पैलेस दायरे के प्रतिभाशाली व्यक्ति को हराया था। उसके ठीक बाद एक शक्तिशाली तलवार तकनीक का उपयोग करके फेन गॉड बॉडी रिफाइनमेंट स्कूल के एक विशेषज्ञ का सफाया कर दिया था। उसकी ताकत इतनी जबरदस्त है कि जी कबीले का जी जान भी उसके खिलाफ जाने को तैयार नहीं था। कोई आश्चर्य नहीं, इस तरह चेनशी के पास वास्तव में शीर्ष 10 में आगे बढ़ने की क्षमता है। हम टॉप 10, वह शायद अपना जीवन भी नहीं बचा पाएगा। यह व्यक्ति हर जगह परेशानी खड़ी करता है। उसने पहले ही सू कबीले को पूरी तरह से नाराज कर दिया था और अब जी कबीले के लिटिल जीनियस के साथ दुश्मनी कर ली है। इस बार सू कबीले के 100 से अधिक शिष्य हिडन ड्रैगन रैंकिंग्स में भाग ले रहे हैं। क्या आपको सचमुच लगता है कि वे उसे छोड़ देंगे? मैंने भी इसके बारे में सुना है। सू कबीले ने पहले ही यह बात फैला दी है कि जो कोई भी चेनशी को बुद्ध के परीक्षण पैगोडा में हार स्वीकार करने के लिए मजबूर करने में सक्षम होगा, उसे 500,000 किलोग्राम आत्मा तरल और 3 शीर्ष ग्रेड पीले श्रेणी के जादुई खजाने का उदार पुरस्कार मिलेगा। सड़कों पर तेजी से भागती भीड़ में चेनशी के कानों में तरह तरह की जीवन चर्चाएं गूंज रही थीं, फिर भी उसके हाव भाव अपरिवर्तित रहे। उसके हृदय में न तो खुशी थी, न ही दुख। वह बर्फ और हिम की तरह शुद्ध और ठंडा था। दूर से उसने एक ऊंचा शिवालय देखा जो आकाश को चीरता हुआ ड्रैगन लेक सिटी के केंद्र में खड़ा था। ये शिवालय पूरी तरह से शुद्ध सफेद था, मानो इसे जेडस्टोन से बनाया गया हो। पूरे आकाश में लहराती हुई भारी बर्फ के नीचे यह अत्यंत असाधारण और दिव्य लग रहा था। चेनशी के दिल में एक प्रकार का आश्चर्य उभर आया जब उसने स्वर्ग और पृथ्वी पर ऊंचे स्थान पर खड़े सफेद जेड शिवालय को देखा। उनके ज्ञान के अनुसार इस शिवालय में एक अलग ही दुनिया थी। इसे आगे 4 परतों में विभाजित किया गया, अर्थात 8 दिशाएं, 4 प्रतीक, यिन यांग और एकता परतें। प्रत्येक परत एक अलग स्वर्ग और पृथ्वी थी और छिपे हुए ड्रैगन रैंकिंग में भाग लेने वाले सभी साधकों को विजेता का फैसला करने के लिए शिवालय में ले जाया जाता था। दूसरे शब्दों में, ये बुद्ध का परीक्षण पैगोडा हिडन ड्रैगन रैंकिंग का मुख्य युद्ध क्षेत्र था। माना जाता है कि यह शिवालय मूलतः एक अमर कलाकृति थी, लेकिन अज्ञात कारणों से ये क्षतिग्रस्त हो गई और टूट गई, जिससे इसके विभिन्न अद्भुत प्रभाव समाप्त हो गए और केवल एक खाली खोल ही बचा। हालांकि यह केवल एक खाली खोल था, कोई भी इसे प्राप्त करने में सक्षम नहीं था। अंत में ड्रैगन लेक सिटी के विभिन्न संप्रदायों की पुरानी पीढ़ियों के महान हस्तियों के शोधन के तहत इसके भीतर का स्थान पुनः प्राप्त किया गया। इसके अंदर एक अलग दुनिया होने के कारण इसे शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए परीक्षण स्थल माना जाता था और इसी से हिडन ड्रैगन रैंकिंग की शुरुआत हुई। इस समय बुद्ध के परीक्षण शिवालय के आसपास लोगों का समुद्र उमड़ पड़ा था। जब मैंने चारों ओर नजर घुमाई तो मेरी नजर मानव सिरों की घनी भीड़ पर पड़ी। सौभाग्यवश ये स्थान पर्याप्त विशाल और खुला हुआ था, इसलिए जब इतने सारे लोग एक साथ इकट्ठे हुए तो यहाँ भीड़भाड़ नहीं दिखी। पगोडा के सामने एक विशाल जेड मंच था जो 300 मीटर लंबा और 150 मीटर चौड़ा था। ऐसा प्रतीत होता था कि एक छत्र पूरे आकाश को ढकने में सक्षम है, जो जेड मंच के ऊपर फैला हुआ था। छतरी का शीर्ष बादलों और धुंध से भर गया था तथा उसमें से हजारों शुभ क्यूई की लड़ियां और असंख्य बहुरंगी रोशनियां निकल रही थी और एक खजाने की आभा आसमान में फैल रही थी। यह वस्तु स्वर्ग श्रेणी के जादुई खजाने 6 सूर्य स्वर्णिम धारा से रूपांतरित हुई थी, जो वांडे क्लाउड तलवार संप्रदाय के संप्रदाय गुरु लिंग कोंगजी के पास थी। जब कोई इसके नीचे होता था तो ऐसा लगता था जैसे वह सीटी बजाते चीड़ के पेड़ों और सफेद बादलों के बीच बैठा हो। न तो हवा, न बारिश, न गर्मी, न ही सर्दी इसके नीचे के स्थान पर आक्रमण कर सकती थी और यह अत्यंत चमत्कारी था। इस समय छत्र के नीचे जेड मंच पर 15 से अधिक पुरुष और महिलाएं अत्यंत गरिमामयी ढंग से बैठे थे। बीच वाली सीट पर नीला वस्त्र पहने एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसके मुंह के कोनों में जेड की तरह गर्म मुस्कान थी। उसकी बंद आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे उनके भीतर दिव्य प्रकाश की किरणें बह रही हों, और वह अत्यंत रहस्यमय और गहन प्रतीत हो रहा था। नीला वस्त्र पहने ये बूढ़ा व्यक्ति वांडे क्लाउड तलवार संप्रदाय का संप्रदाय गुरु लिंग कोंगजी था, और वह भी एक महान पुनर्जन्म क्षेत्र साधक था जिसकी शक्ति ने दक्षिणी क्षेत्र को हिलाकर रख दिया था। लिंग कोंगजी के दोनों ओर अन्य 7 महान संप्रदायों, 3 महान संस्थाओं और 6 महान कुलों के प्रमुख व्यक्ति रहते थे। उन सभी की गहरी धारणा और दुर्जेय आभा थी जो उनकी गहन और जबरदस्त साधना को प्रकट करती थी। उनमें से एक महिला विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करने वाली थी।
उसने आग की तरह चमकदार शाही वस्त्र पहने थे, उसके काले बाल एक जूड़े में बंधे थे, उसकी पतली गर्दन बर्फ की तरह सफ़ेद थी, और उसका सफ़ेद रूप एक खिले हुए कमल के फूल की तरह था, महीन और चिकना, जिसके कारण वह अत्यधिक सुंदर लग रही थी। लेकिन उसकी अभिव्यक्ति अत्यंत बर्फीली और ठंडी थी। जब उसकी पतली और तिरछी आंखें सामने से गुजरती थीं, तो ऐसा लगता था जैसे आसमान में बिजली की ठंडी कौंद चमक रही हो, और वास्तव में कोई भी ऐसा नहीं था जो उसकी नज़रों से नज़र मिलाने की हिम्मत कर सके। वह मैडम जिंगयुन थीं, जो 8 महान संप्रदायों में से एक जेड फ्लावर संप्रदाय की संप्रदाय प्रमुख थीं। वह विभिन्न शक्तियों की एकमात्र महिला नेता थीं और उनकी ताकत अथाह और अत्यंत मजबूत थी। अन्य महाशक्तियों के नेताओं के भाव दमनकारी तथा आचरण असाधारण थे। जब वे 15 से अधिक लोग जेड मंच पर सीधे बैठे थे, हालांकि वे पूरी तरह से चुप थे, लेकिन उनसे निकलने वाली भयानक शक्ति ने आसपास के वातावरण को इस हद तक भयभीत कर दिया था कि कोई भी ऊंची आवाज में आवाज करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। जब चेंशी पहुंचे तो पूरे शिवालय के चारों ओर कम से कम 100,000 लोगों की भीड़ थी। यह अवसर अभूतपूर्व स्तर का भव्य था और इसने वहां उपस्थित सभी लोगों के दिलों को झकझोर दिया। यदि विभिन्न महान शक्तियों के अनुयायी भीड़ के बीच आगे पीछे घूमते हुए तथा घटनास्थल पर व्यवस्था बनाए रखते हुए न होते, तो संभवतः घटनास्थल और भी अधिक भीड़ भरा होता, यहां तक कि वह पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाता। देखो, इस बार हिडन ड्रैगन रैंकिंग में भाग लेने वाले साधक वहां पर हैं। डू किंगशी ने जेड मंच के सामने खुले क्षेत्र की ओर इशारा करते हुए स्पष्ट आवाज में बात की। चेंशी ने देखने के लिए अपनी आंखें उठाई। जैसी कि उम्मीद थी, उन्होंने देखा कि खुले स्थान पर कम से कम 8,000 लोग खड़े थे और उनमें युवा दिखने वाले पुरुष और महिलाएं दोनों थे। चेंशी का समूह भीड़ में नहीं रुका और खुले क्षेत्र की ओर चला गया। खुले स्थान के प्रवेश द्वार पर 2 दारचू सोलगार्ड खड़े थे, जो अपनी पीठ पर तलवारें लटकाए हुए थे और काले कपड़े पहने हुए थे। जब उन्होंने चेंशी के समूह को देखा तो उनमें से एक बोल उठा, रुको, कृपया अपने कमांड टोकन दिखाओ। चेंशी ने डाचू सोलगार्ड के महान हॉल में पंजीकरण करते समय प्राप्त कमांड टोकन को तुरंत वापस ले लिया और उसे आगे बढ़ा दिया। चेंशी, वायलट पैलेस दायरे का 6 सितारा, 17 साल का। ये दारचू सोलगार्ड तब दंग रह गया जब उसकी आंखों की गहराई में एक असामान्य अभिव्यक्ति की झलक दिखाई दी और उसने पहले से तैयार किया हुआ एक जेड ताबीज निकाला और उसे कमांड टोकन के साथ चेंशी को दे दिया। डू किंगशी के 3 लोगों के समूह ने अपने कमांड टोकन निकाल लिए और चेंशी के विपरीत उन्हें उनके पीछे खड़े कुलों से कमांड टोकन प्रदान किए गए। इस डाचू सोलगार्ड ने कमांड टोकन को देखा भी नहीं और सीधे 3 जेड ताबीज़ों का उत्पादन करके उन्हें सौंप दिया। यह जेड ताबीज परिवहन ताबीज है। चेंशी को हिडन ड्रैगन रैंकिंग के नियम याद आ गए। बुद्ध के परीक्षण पैगोडा में प्रवेश करने पर यदि किसी की जान को खतरा हो तो उसे बाहर निकालने के लिए केवल जेड ताबीज को तोड़ना होता था। यदि कोई व्यक्ति जेड ताबीज को तोड़ने से पहले ही मारा गया तो वह केवल अपने आप को ही दोषी ठहरा सकता है, किसी और को नहीं। एक ट्रायल प्रतियोगिता में मृत्यु कैसे नहीं होगी। बुद्ध का परीक्षण पैगोडा 4 परतों में विभाजित है, अर्थात 8 दिशाएं, 4 प्रतीक, यिन यांग और एकता। सभी भाग लेने वाले साधकों को 8 दिशा परत में ले जाया जाएगा और जब कोई दूसरों से पर्याप्त मात्रा में कमांड टोकन प्राप्त कर लेगा तो उसे स्वचालित रूप से दूसरी परत, 4 प्रतीक परत में ले जाया जाएगा। इसके बाद कमांड टोकन को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को फिर से युद्ध करना होगा, उचित क्रम में आगे बढ़ना होगा जब तक कि वह सबसे ऊपरी परत विन्नेस लेयर में प्रवेश न कर जाए और उसके भीतर युद्ध न कर ले। जो व्यक्ति अंत तक डटा रहेगा उसे हिडन ड्रैगन रैंकिंग में प्रथम स्थान दिया जाएगा। पर्याप्त मात्रा क्या है? कमांड टोकन पर कब्जा करना आपको युद्ध करने के लिए प्रेरित करने का एक तरीका मात्र है और आप पगोडा की एक उच्चतर परत में प्रवेश कर पाएंगे या नहीं, ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आप अंत तक टिके रह पाते हैं या नहीं। पिछले वर्षों की नियमित प्रथा के अनुसार केवल 2000 लोग ही पगोडा की दूसरी परत, 4 प्रतीक परत में प्रवेश कर पाए। इन 2000 लोगों को अन्य 1900 लोगों को खत्म करने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी और केवल शेष 100 लोग ही तीसरी परत, यिन यांग परत में प्रवेश करने में सक्षम थे। लड़ाई के एक और दौर के बाद केवल अंतिम 10 लोग ही सबसे ऊपरी परत, विन्नेस परत में प्रवेश करने और अंतिम विजेता का फैसला करने में सक्षम थे। तो यह ऐसा ही है, जो लोग तीसरी परत में प्रवेश करने में सक्षम हैं वे हिडन ड्रैगन रैंकिंग के शीर्ष 100 लोग हैं। जो लोग चौथी परत में प्रवेश करते हैं वे हिडन ड्रैगन रैंकिंग में शीर्ष 10 रैंक वाले लोग होते हैं और फिर अंत तक लड़ने के बाद जो अंतिम व्यक्ति बचता है वह हिडन ड्रैगन रैंकिंग में पहले स्थान पर होता है। बिल्कुल, लेकिन इस वर्ष युद्ध की स्थिति संभवतः पिछले वर्षों की तुलना में अधिक तीव्र होगी। क्या आपने नहीं देखा कि इस बार हिडन ड्रैगन रैंकिंग में कितने साधक भाग ले रहे हैं? 10,000 से अधिक लोग। पगोडा की पहली परत में प्रवेश करने के बाद 8,000 से अधिक लोगों को बाहर निकालना होगा। चेंशी अभी छिपे हुए ड्रैगन रैंकिंग में भाग लेने वाले साधकों के पास खड़ा था जब चर्चा की एक लहर उसके कानों में घुसी और वह उत्सुकता से डुआन मुजे को एक आवाज संदेश भेजने से खुद को रोक नहीं सका।
जब तक कोई अंत तक डटा रहेगा, क्या वह व्यक्ति पैगोडा की दूसरी परत में प्रवेश नहीं कर पाएगा? कमांड टोकन जब्त करने की क्या आवश्यकता थी? जब 10,000 से अधिक लोग एक साथ हों, तो क्या किया जाना चाहिए यदि सभी लोग कोई लड़ाई न करें? दूसरों को कैसे खत्म किया जाएगा? डुआनमूजे ने मुस्कुराते हुए एक आवाज़ भेजी, कमांड टोकन पर कब्जा करना आपको लड़ाई करने के लिए मजबूर करने का एक तरीका है। इसके अलावा जितने अधिक कमांड टोकन आप जब्त करते हैं, तब भले ही आप समाप्त हो जाएं, आप इन कमांड टोकन पर भरोसा कर सकते हैं और फिर भी विभिन्न बड़े संप्रदायों के उदार पुरस्कार प्राप्त करने में सक्षम होंगे। इन परिस्थितियों में कौन हताश होकर कमांड टोकन नहीं छीन लेगा और हताश होकर युद्ध नहीं करेगा? चेन शी को अंततः समझ आ गया। जाहिर है, हिडन ड्रैगन रैंकिन के उदार पुरस्कार प्राप्त करने के दो तरीके थे। इनमें से एक था कमांड टोकन को जब्त करना और उसे पुरस्कारों के साथ बदलना। दूसरा तरीका था अपनी रैंकिंग पर भरोसा करना और पुरस्कार जीतना। शीर्ष 100 में स्थान पाने वाले कृषकों को पुरस्कार के रूप में भारी मात्रा में औषधीय गोलियां और खेती की तकनीकें प्राप्त होती हैं। शीर्ष 50 में स्थान पाने वाले साधक न केवल भारी मात्रा में औषधीय गोलियां और साधना तकनीकें प्राप्त करने में सक्षम हैं, बल्कि वे इनाम के रूप में जबरदस्त जादुई खजाने भी प्राप्त करने में सक्षम हैं। शीर्ष 10 में स्थान पाने वाले साधकों के पास पहले से ही 8 महान संप्रदायों, 6 महान कुलों और 3 महान संस्थाओं में शामिल होने और उनके प्रमुख या कुलीन शिष्य बनने की योग्यता थी। शीर्ष 3 में स्थान पाने वाले साधकों को पुनर्जन्म क्षेत्र के साधकों द्वारा बंद दरवाजे के शिष्य के रूप में लिया जाएगा। प्रथम स्थान पाने वाले साधक को न केवल बहुत बड़ी मात्रा में उदार पुरस्कार प्राप्त करने का अवसर मिलेगा, बल्कि साधक को पुनर्जन्म क्षेत्र के साधक को अपना गुरु चुनने की भी अनुमति होगी। हा, चेन शी, तो पता चला कि तुम यहाँ हो। इसी समय एक आवाज गड़गड़ाहट के समान गूंजी और उस आवाज के साथ दूर से एक भव्य कद काठी वाला युवक बड़े बड़े कदमों से चलता हुआ आया। ये वास्तव में जी कबीले की छोटी प्रतिभा जी जान थी। उसके पीछे गहरे हरे रंग के कपड़े पहने 10 से अधिक युवक और युवतियां चल रहे थे और उनकी छाती पर एक ही प्रतीक सजा हुआ था। जाहिर है, ये युवक और युवतियां सभी जी कबीले के शिष्य थे जो इस बार हिडन ड्रैगन रैंकिंग में भाग ले रहे थे। बुद्ध के परीक्षण पैगोडा के पूरे परिवेश में मूल रूप से अत्यंत शांत वातावरण था, क्योंकि विभिन्न महान शक्तियों के नेता जेड मंच पर बैठे थे। फिर भी जी झांग की जोरदार हंसी अत्यंत विशिष्ट लग रही थी और लगभग एक पल में इसने वहां उपस्थित सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। चेन शी, तो यह वही है, लेकिन क्या अफवाहों में यह नहीं कहा गया कि जी कबीले के युवा मास्टर की चेन शी के साथ दुश्मनी है? उस साथी जी झान ने जानबूझकर ऐसा किया ताकि सभी को चेन शी की शक्ल दिखाई दे। आखिरकार सू कबीले ने भारी इनाम देने का वादा किया है। जो कोई भी बुद्ध के परीक्षण पैगोडा में चेन शी को हराने में सक्षम होगा, उसे 500,000 किलोग्राम आत्मा तरल और 3 शीर्ष ग्रेड पीले रैंक जादुई खजाने से पुरस्कृत किया जाएगा। वह कितना निर्दयी है! क्या ये किसी व्यक्ति की हत्या करने के लिए दूसरों का उपयोग करना नहीं है? मुझे डर है कि जब तक चेन शी बुद्ध के परीक्षण पैगोडा में प्रवेश करेगा, उसे अनगिनत लोगों के हमले का सामना करना पड़ेगा। एक जोड़ी मुठियों का 2 जोड़ी मुठियों के विरुद्ध लड़ना कठिन है। चाहे वह कितना भी दुर्जेय क्यों न हो, वह निश्चित रूप से पराजित होगा और हिडन ड्रैगन रैंकिंग से हट जाएगा। निकालना। सू कबीले ने शायद बहुत पहले से ही चेन शी को मारने की तैयारी कर ली थी, फिर वे उसे भागने कैसे दे सकते थे? इस बार इस आदमी के लिए इस विपत्ति से बचना शायद मुश्किल होगा। न केवल आसपास के लोग चेन शी के बारे में चर्चा कर रहे थे, बल्कि जेड मंच पर मौजूद विभिन्न नेता भी चेन शी की ओर अपनी नजरें गड़ाए हुए थे। उनमें से सू ज़ेंटियन की अभिव्यक्ति को अत्यधिक उदास कहा जा सकता था और उसकी आंखों में हत्या का इरादा थोड़ा भी छिपा नहीं था। सू ज़ेंटियन का इसे छिपाने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि चेन शी द्वारा सू कुल के 6 गोल्डन हॉल क्षेत्र साधकों और 1 गोल्डन कोर क्षेत्र साधक को नष्ट करने की बात ड्रैगन लेक सिटी की सभी महान शक्तियों को ज्ञात थी। इसे छुपाने की कोशिश करने का क्या मतलब था? तुम्हारे बड़े भाई ने मुझसे वादा किया है कि वह मुझसे दोबारा कोई परेशानी नहीं मोल लेंगे। चेन शी ने आसपास हो रही चर्चाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया और उसने जी जान की ओर देखा जो उसके सामने आत्मसंतुष्टता से हंस रही थी, क्योंकि उसके दिल में तुरंत हत्या का इरादा उभर आया था। मैं तो बस आपको नमस्कार कर रहा हूँ। जी जान ने कंधे उचका दिए और उसके चेहरे पर एक हानिरहित भाव था। क्या मैं तुम्हारे साथ मुसीबत की तलाश में था? चेन शी ने इस व्यक्ति पर और अधिक ध्यान नहीं दिया। उसने पहले ही अपने दिल में तय कर लिया था कि एक बार जब वह बुद्ध के परीक्षण पैगोडा में प्रवेश करेगा, तो वह निश्चित रूप से सबसे पहले इस व्यक्ति को खत्म कर देगा। जैसा कि अपेक्षित था, खरपतवारों को काटना लेकिन उनकी जड़ों को न हटाना भविष्य में परेशानियों से भरा था। क्या आप बुद्ध के परीक्षण पैगोडा में मेरे खिलाफ कोई कदम उठाने की सोच रहे हैं? आप हमेशा ऐसा करने में असमर्थ रहेंगे। यहाँ के अधिकांश लोग आपको मारने के लिए लड़ेंगे और सू कबीले से पुरस्कार प्राप्त करेंगे। मैं भी उन पुरस्कारों से बहुत प्रभावित हूँ, जी झान ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा।
जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह अपने साथ 10 से अधिक जी कबीले के शिष्यों को लेकर आया और उन्हें वापस जाने के लिए कहा, और ऐसा लग रहा था जैसे उसे डर था कि उसे चेनशी से संबंधित समझकर गलत समझा जाएगा और वह आम निशाना बन जाएगा। बड़े भाई जी जान के चले जाने के बाद एक खुशी भरी चीख सुनाई दी, और एक उत्साही युवक, जो वीरतापूर्ण आचरण वाला था और जिसने वांडरिंग क्लाउड तलवार संप्रदाय के शाही नीले रंग के वस्त्र पहने हुए थे, उत्साह से दौड़ता हुआ आया। युवक की शक्ल सूरत चेनशी से 70% या 80% मिलती जुलती थी, फिर भी उसका स्वभाव पूरी तरह से अलग था। चेनशी पानी की तरह उदासीन, शांत और असाधारण था, जबकि उसके पास एक दमनकारी वीर आत्मा थी, और उसके पूरे शरीर में एक भयंकर आभा थी जो एक तेज ब्लेड की तरह थी, जिससे वह एक खुली हुई कीमती तलवार की तरह लग रहा था जिसकी धार पूरी तरह से उजागर हो गई थी। यह व्यक्ति स्वाभाविक रूप से चेनशी का छोटा भाई चेन हाओ था। चेनशी के मुंह के कोनों पर एक मुस्कान की एक झलक दिखाई दी जब उसने अपने छोटे भाई को देखा, फिर उसकी निगाहें चेन हाओ के शरीर पर केंद्रित हो गईं, जो एक हल्की अग्नि आत्मा की आभा उत्सर्जित कर रही थी जो पूरी तरह से शुद्ध, विशाल और शक्तिशाली थी, और चेन हाओ के मांस, रक्त, महत्वपूर्ण ऊर्जा और क्यूई के उत्साह ने एक आश्चर्यजनक डिग्री हासिल की थी। चेनशी आश्चर्य से बोले बिना न रह सकी, आपके गुरु ने पहले ही आपके शरीर के पुनर्निर्माण में आपकी मदद की है? हाँ, चेन हाओ ने उग्रता से सिर हिलाया, और बोलते समय उसका चेहरा हत्या के इरादे से भरा हुआ था। भाई, मुझे आपकी स्थिति के बारे में पहले से ही पता है। क्या ये केवल 10,000 लोगों के खिलाफ नहीं है? मुझे नहीं लगता कि हम दोनों कंधे से कंधा मिलाकर लड़कर उन्हें हरा सकते हैं। यह आपका छोटा भाई है। कितनी ऊंची भावनाएं। बताओ, तुम्हारी साधना कहाँ तक पहुंच गई है? दुवानमुजे आगे बढ़े और मुस्कुराते हुए पूछा। चेन हाओ ने उसकी ओर देखा, और फिर चेन हाओ ने दुवानमुजे की बात पर कान नहीं दिया। चेन शी को बगल से स्पष्टीकरण देना पड़ा। वह मेरा दोस्त है, दुवानमुजे। फिर चेन शी ने डू किंगशी और सोंगलिन की ओर इशारा करते हुए कहा, वे भी मेरे दोस्त हैं। ये डू किंगशी है और दूसरा सोंगलिन है। मेरे भाई का एक दोस्त मेरा भी दोस्त है। तभी चेन हाओ ने सिर हिलाकर कहा, मैंने पहले ही वायलट पैलेस क्षेत्र के 7 स्तर तक साधना कर ली है, और मार्शल दाओ में मेरी साधना ने दाओ अंतर्दृष्टि चरण प्राप्त कर लिया है। दाओ अंतर्दृष्टि, मैंने इसे धर्मी तलवार दाओ समझा। ये पूछते हुए डुआनमुजे का शरीर अकड़ गया। आपकी आयु कितनी है? क्या उम्र बहुत महत्वपूर्ण है? चेन हाओ ने बाहें सिकोड़ी, फिर उसे याद आया कि यह व्यक्ति उसके बड़े भाई का दोस्त था, इसलिए वह केवल जवाब दे सकता था, मैं इस साल 15 साल का हो गया हूँ। डुआनमुजे ने अनायास ही हौंकते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया, एक विचित्र व्यक्ति, 15 साल का। वायलट पैलेस दायरे का 7 स्तर, दाओ अंतर्दृष्टि चरण में मार्शल दाओ में साधना। वर्तमान में ये केवल डुआनमुजे ही नहीं था जो पूरी तरह से स्तब्ध था, यहाँ तक कि डू किंगशी और सोंगलिन के चेहरे पर भी आश्चर्य के भाव थे, और वे अजीब निगाहों से चेन हाओ को देख रहे थे। लहर, बड़े भाई का इतना क्रूर होना स्वीकार करना असंभव है, फिर भी छोटा भाई भी इतना दुर्जेय है। दुनिया में न्याय नाम की कोई चीज नहीं है। डू किंगशी के 3 लोगों के समूह का उल्लेख नहीं करना, यहाँ तक कि चेन शी भी अपने दिल में सदमे से बच नहीं सका। उसने चेन हाओ को अभी आधे महीने पहले ही देखा था। उस समय चेन हाओ का सच्चा सार सील कर दिया गया था, उसका शरीर क्षतिग्रस्त हो गया था, और उस दयनीय उपस्थिति ने चेन शी के दिल को अंतहीन पीड़ा दी। तब से केवल कुछ ही दिन बीते हैं, और उनकी साधना पहले ही वायलट पैलेस क्षेत्र के 7 स्तर तक पहुंच चुकी है। चेन शी, आपके छोटे भाई द्वारा विकसित धार्मिक तलवार दाओ आदिम युग के ऋषियों के राजा के रक्त से ली गई है। तलवार की शक्ति विशाल, शक्तिशाली और धर्मी है। ये दुनिया में एक असाधारण सर्वोच्च तलवार दाओ है। शक्ति के संदर्भ में यह मेरे पास मौजूद निर्वाण तलवार दाओ के बराबर है, और यह अत्यंत दुर्जेय है। लिंग बाई ने आवाज संचरण के माध्यम से प्रशंसा के साथ कहा। तो ये पता चला कि चेन हाओ पहले से ही इतना दुर्जेय है। चेन शी के दिल में अचानक गर्व की भावना जाग उठी, क्योंकि उसे लगा कि पिछले कुछ वर्षों में उसने जो कीमत चुकाई है वह इसके लायक है। धिक्कार, धिक्कार, धिक्कार। इसी समय घंटी की आवाज धीरे धीरे सुनाई दी और 3 बार बजने के बाद अचानक बंद हो गई। शेष ध्वनियां हवा में गूंजती रहीं, जिनमें एक ऐसी शक्ति थी जिसने दूसरों के हृदयों को शांत कर दिया, और बुद्ध के परीक्षण पैगोडा के आसपास का पूरा वातावरण तुरंत शांत हो गया, इतना शांत कि एक गिरती हुई सुई की आवाज भी सुनी जा सकती थी। जेड मंच पर भटकते बादल तलवार संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर लिंग कोनगजी, जो नीले कपड़े पहने हुए थे, खड़े थे। उसकी निगाहें बाहर की ओर घूम गईं, जिससे सभी को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह उन्हें घूर रहा है और उसकी नजरों से नजर मिलाने की हिम्मत नहीं कर रहा है, और बस इस हरकत से लिंग कोनगजी की गहरी साधना का पता चला। हिडन ड्रैगन रैंकिंग हमारे दक्षिणी क्षेत्र की साधना दुनिया का एक भव्य अवसर है। मुझे लगता है कि सभी शिष्य पहले से ही नियमों से स्पष्ट हैं।
मैं केवल यही आशा करता हूं कि आप सभी परीक्षा में अपनी वास्तविक क्षमता का प्रदर्शन करेंगे तथा आपको कमजोर होने का दिखावा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। विभिन्न संप्रदायों, संस्थाओं और कुलों द्वारा प्रदान किए जाने वाले उदार पुरस्कार केवल उन युवाओं को ही मिलेंगे जो साहसी और बुद्धिमान हैं। ठीक है, शुरू करो। इस घोषणा के बाद विभिन्न शक्तियों के 17 नेता एक साथ खड़े हो गए और बुद्ध के परीक्षण पैगोडा की ओर मुख कर गए। उनके हाथों ने एक साथ अनेक प्रकार की तकनीकें बनाई और वे झरने की तरह फूटी, जो लाल, नीला, काला था। विभिन्न गहन तकनीकों में भयावह ऊर्जा होती थी, जो बुद्ध के परीक्षण पैगोडा के द्वार पर प्रवेश करते ही हृदय की धड़कन बढ़ा देती थी। गड़गड़ाहट। कसकर बंद किया गया प्राचीन दरवाजा धीरे धीरे खुला। उसके भीतर 5 अलग अलग रंग घूम रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भंवर हो जो स्वप्न जैसी चमक से भरा हुआ हो, और इस कारण कोई भी स्पष्ट रूप से ये देखने में असमर्थ था कि वास्तव में उसके भीतर क्या है। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले शिष्य, जल्दी से भाग लें, लिंग कोंगजी अचानक जोर से चिल्लाया। वूश। जब लिंग कोंगजी ने बोलना समाप्त ही किया था, तो नीले कपड़े पहने एक युवक, जो पानी की एक परत से ढका हुआ था, आसानी से दरवाजे से अंदर आ गया। वूश, वूश, वूश। जब अन्य लोगों ने ये देखा, तो वे पीछे रहने को तैयार नहीं थे, और वे धधकती लिपटों में बदल गए, तलवार की रोशनी से अपने शरीर की रक्षा की, या विभिन्न उड़ान तकनीकों का प्रयोग करते हुए ज्वार के पानी की तरह दरवाजे से बाहर निकल गए। जिन लोगों ने बुद्ध के परीक्षण पैगोडा में प्रवेश करने का साहस किया, वे सभी ऐसे लोग थे जिन्हें अपनी शक्ति पर पूर्ण विश्वास था। भीड़ में से बार बार आश्चर्य की आवाजें निकल रही थीं। ये क्यू लेंग है, निराकार तलवार, क्यू लेंग। जल्दी देखो, जल्दी देखो, वह वांडे क्लाउड तलवार संप्रदाय की फेई लेंग कुई है, जो मेरे दिल में देवी है। आह, लुओ शियू, क्या यह व्यक्ति खेती करने के लिए उजाड़ और खूनी मैदान में नहीं गया था? वह भी यहाँ क्यों आया है? युवा पीढ़ी की उत्कृष्ट हस्तियां एक के बाद एक सामने आए, जिससे माहौल एक छोटे से चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। जब उन्होंने ये चर्चाएं सुनी तो जेड मंच पर उपस्थित विभिन्न नेताओं के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि इनमें से अधिकांश प्रमुख व्यक्ति अपने अपने संप्रदायों, संस्थाओं और कुलों से थे। बड़े भाई, चलो हम भी अंदर चलें, चेनहाओ उत्सुकता से जल रहा था। ठीक है, चेनशी ने सिर हिलाया। चेनशी, 8 दिशाओं वाली परत बहुत विशाल है, ये पूरे 5000 किलोमीटर की है। प्रवेश करने के बाद शिवालय की ऊर्जा से हर कोई अलग अलग स्थानों पर पहुंच जाएगा, आपको सावधान रहना होगा, डू किंगशी ने तेजी से कहा। चेनशी, जो आगे बढ़ने ही वाला था, वह दंग रह गया। क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि प्रवेश करने के बाद मैं चेनहाओ से अलग हो जाऊंगा? चेनहाओ ने अपना सिर ऊपर उठाते हुए दृढ़ता से कहा, चिंता मत करो बड़े भाई, मैं अंदर जाने के बाद सबसे पहले आपकी तलाश करूंगा। ये केवल 5000 किलोमीटर की दूरी है, मैं आपको अवश्य ढूंढ लूंगा। हम केवल यही कर सकते हैं। चेनशी ने अपना सिर उठाया और डू किंगशी के 3 लोगों के समूह को देखा। आप सभी सावधान रहें। ठीक है, अगर यह आमने सामने की लड़ाई है, तो कौन किससे डरेगा? भले ही यह एक समूह लड़ाई है, हमारे पीछे कई कबीले के लोग हैं। कौन अज्ञानी व्यक्ति हम पर संयुक्त रूप से आक्रमण करने का साहस करेगा? मैं पहले जाऊंगा। दुवानमुजे ने घृणा से हंसा, फिर अपने हाथों को कप के आकार में बनाया और फिर शिवालय के दरवाजे की ओर तेजी से आगे बढ़ा। डू किंगशी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, यह आदमी वास्तव में बहुत चिड़चिड़ा है, चलो हम भी चलें। जितने अधिक लोग इसमें जाएंगे, यह उतना ही अधिक खतरनाक होगा। चेनशी का समूह शिवालय के दरवाजे की ओर तेजी से बढ़ा और तुरंत अंदर प्रवेश कर गया। युवा मिस, वे अंदर चले गए हैं, सु कबीले के एक शिष्य ने कहा। चलो हम भी कार्रवाई करने की तैयारी करें। सु जियाओ की नज़र आसपास के 132 सु कबीले के शिष्यों पर पड़ी और उन्होंने धीरे से आवाज में कहा, आप सभी मेरे सु कबीले के स्तंभ हैं और आपका भविष्य असीमित है। इस बार जब आप सभी लोग अंदर जाएं तो आपको अपनी सुरक्षा में कोई कमी नहीं लानी है। याद रखें, पहले जो सहमति हुई थी, उसी के अनुसार आगे बढ़ें। पगोडा में प्रवेश करने के बाद संचार के साधन के रूप में सोलसाउंड पल का उपयोग करें और तेजी से मेरे पास आएं, और फिर हम मिलकर चेनशी और चेनहाओ को मार देंगे। हाँ, सु कबीले के शिष्यों ने सम्मानपूर्वक अपने आदेश प्राप्त किए। सु जियाओ ने खुद को सिर हिलाकर स्वीकार किया। इस बार बुद्ध के परीक्षण पैगोडा में चेनशी और चेनहाओ का सफाया करने के लिए कबीले की युवा पीढ़ी के लगभग सभी शीर्ष शिष्यों को बाहर लाया गया है। इसके अलावा उन सभी को शीर्ष श्रेणी के पीले रंग के जादुई खजाने प्रदान किए गए हैं। यदि वे एक साथ मिलकर भी चेनशी को मारने में असमर्थ हैं, तो स्वर्ग वास्तव में अंधा है। ठीक है, सुटोन, मैंने तुमसे जो काम करने को कहा था वह कैसा है? सु जियाओ को अचानक कुछ याद आया और उसने अपने पास खड़े लंबे और पतले युवक से पूछा। चिंता मत करो युवा मिस, मैंने पहले ही चाई लेटियन, यू हाओबाई, कैंग बिन और मुरोक वेई की मौत की खबर स्टारनेट पैलेस, माइरीड क्लाउड इंस्टीट्यूशन, कैंग कबीले और एजुरवुड इंस्टीट्यूशन को दे दी है।
एज्योरवुड संस्थान के अलावा अन्य सभी शक्तियां इस बात पर सहमत हुई हैं कि वे इस बार हिडन ड्रैगन रैंकिंग के दौरान मेरे सू कबीले की सहायता के लिए शिष्यों को भेजेंगे। सुटोंग मुस्कुराया और उसकी आंखों में एक क्रूर और निर्दयी चमक दिखाई दी। इस बार इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चेंशी ने उन्हें मारा है या नहीं, इन शक्तियों ने पहले ही उसे अपना दुश्मन बना लिया है और गंदे पानी का ये टब पूरी तरह से चेंशी पर छिड़का हुआ माना जा सकता है। तुमने अच्छा किया, सू जियाओ ने प्रशंसा की, फिर वह विचारों में खो गई जैसे उसने कहा, लेकिन मुझे वास्तव में संदेह है कि चाई लैटियन और अन्य लोगों को चेंशी ने मार डाला था। दुर्भाग्यवश दक्षिणी बर्बरीक पर्वत श्रृंखला की गहराई वास्तव में बहुत खतरनाक है और हम इसकी जांच और सत्यापन करने में असमर्थ हैं। अन्यथा अगर हम कुछ सबूत खोजने में सक्षम होते और इसे इन शक्तियों को भेजते तो चेंशी शायद पहले ही 1000 बार मर चुका होता। आओ अंदर चलें। सू जियाओ ने आगे कुछ नहीं कहा और वह उन सभी का नेतृत्व करती हुई शिवालय के द्वार पर पहुंची, जो काले बादलों की गेंद की तरह थे। जब उसने उन्हें दरवाजे से प्रवेश करते देखा तो सुजेंटियन कुछ उत्सुकता महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। इस बार चेंशी और चेन हाओ शायद इस आपदा से बच नहीं पाएंगे, है ना? भाई सू, आप किस बारे में सोच रहे हैं? एक स्पष्ट और गर्मजोशी भरी आवाज सुनाई दी। सुजेंटियन ने पलट कर देखा। उसने देखा कि यह वांडरिंग क्लाउड तलवार संप्रदाय का संप्रदाय मास्टर लिंग कोनगजी था, जो उससे बात कर रहा था, और उसकी अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही क्योंकि उसने कहा, मैं सोच रहा हूं कि इस बार हिडन ड्रैगन रैंकिंग में कौन सी शक्ति नंबर 1 रैंक प्राप्त करेगी। लिंग कोनगजी मुस्कुराया और ऐसा लगा जैसे उसने अनजाने में बोल दिया हो। इस बार हिडन ड्रैगन रैंकिंग में युवा पीढ़ी के कई शीर्ष व्यक्ति भाग ले रहे हैं और यह विभिन्न चरों से भरा हुआ है। शायद यह आपकी और मेरी उम्मीदों से परे का परिणाम है। इस बूढ़े आदमी का क्या मतलब है? सुजेंटियन दंग रह गया। जब उसने इसे एक कदम आगे समझना चाहा तो उसने देखा कि लिंग कोनगजी पहले ही घूम चुका था और बुद्ध के परीक्षण पैगोडा की सतह को देखने के लिए अपना सिर उठा चुका था। इस समय 10,000 से अधिक शिष्य जो हिडन ड्रैगन रैंकिंग में भाग ले रहे थे, सभी पगोडा के भीतर प्रवेश कर चुके थे और वह दरवाजा, जिस पर बहुरंगी बहती रोशनी पड़ रही थी, कसकर बंद हो गया था। वहां उपस्थित लोगों की भीड़ वहां से नहीं हटी, बल्कि उन्होंने अपना सिर उठाया और लिंग कोंगजी की तरह शिवालय की सतह की ओर देखने लगे। बुद्ध के अत्यंत ऊंचे तथा 300 वर्ग मीटर चौड़े परीक्षण शिवालय की सतह पर प्रवाहित प्रकाश की असीम मात्रा अचानक प्रकट हुई तथा जल की लहरों की तरह लहराने लगी, जिससे तुरंत ही अनेक पर्दे बन गए। वहां पहाड़ थे, नदियां थीं, घाटियां थीं, जंगल थे। सभी दृश्य सजीव थे, जैसे वे पास ही हों, और वे अत्यंत स्पष्ट थे। इन स्क्रीनों पर अनेक आकृतियां दिखाई दीं। जैसे ही वे जमीन पर गिरे, वे सतर्कतापूर्वक अपने आप को छिपाने के लिए सुरक्षित स्थान ढूंढने के लिए आसपास की ओर भागे, और वे सभी अत्यंत अनुभवी और सतर्क प्रतीत हो रहे थे। ये पता चला कि बुद्ध के परीक्षण पैगोडा की सतह वास्तव में उन सभी साधकों को दिखाने में सक्षम थी जो छिपे हुए ड्रैगन रैंकिंग में भाग लेने के लिए पैगोडा में प्रवेश कर गए थे। जैसे ही उसने दरवाजे के अंदर कदम रखा, चेंशी को एक ऐसी ऊर्जा का एहसास हुआ जिसका विरोध करना असंभव था। फिर उसकी दृष्टि शून्य हो गई और वह पहले ही तत्काल कहीं चला गया था। उसे पता ही नहीं चला कि कितना समय बीत गया था जब उसका शरीर अचानक डूब गया, और जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह पहले से ही एक नदी के सामने था। यह नदी 300 मीटर चौड़ी थी, इसका पानी साफ और अशांत था, तथा बहते समय ये उथल पुथल मचाती थी। इससे लहरों के एक दूसरे से टकराने की गड़गड़ाहट जैसी ध्वनि निकलती थी, और यह अत्यंत भव्य थी। जबकि नदी के दूसरी ओर एक हरा भरा जंगल था जिसके पेड़ आसमान तक ऊंचे थे। चेंशी ने आसपास के वातावरण पर नजर डाली और जब उसने देखा कि 5 किलोमीटर के क्षेत्र में केवल वही मौजूद था तो उसने राहत की सांस ली। उसके पैरों के अग्रभाग ने तुरंत ही जमीन पर दस्तक दी, और उसका आकार हवा के झोंके के समान था जो नदी के दूसरी ओर के हरे भरे जंगल की ओर तेजी से बढ़ रहा था। निस्संदेह जंगल अपने पदचिह्नों को छिपाने के लिए सबसे अच्छा विकल्प था। ये जंगल अंतहीन था और इसका क्षेत्रफल अज्ञात किलोमीटर तक फैला हुआ था। भले ही उसे जंगल में युद्ध करना पड़े, चेंशी को जरा भी डर नहीं लगता था, क्योंकि जब वह पाइन मिस्ट सिटी में था तो एक बार वह जीयू के साथ दक्षिणी बर्बर जंगल में खेती करने गया था। उसने अनेक विचित्र और क्रूर राक्षस जानवरों को देखा है और उस पर अनेक क्रूर राक्षस जानवरों द्वारा छुपकर हमले किए गए हैं जो छिपने में माहिर थे। इस तरह की जीवन और मृत्यु की लड़ाइयों ने बहुत पहले ही चेंशी के अनुभव को इस हद तक संतुलित कर दिया था कि वह अत्यंत प्रचुर हो गया था, और स्वाभाविक रूप से उसे जंगल की लड़ाइयों में एक प्रकार की बढ़त हासिल थी, जबकि आकाश में उड़ने से वह अत्यंत विशिष्ट हो जाएगा। आखिरकार बुद्ध के परीक्षण पैगोडा की पहली परत, 8 दिशा परत, केवल 5000 किलोमीटर आकार की थी। अब जबकि 10,000 से अधिक साधक वहां आ चुके थे, ये संभव था कि ये साधक लगभग हर कोने पर मौजूद थे। जब तक कोई व्यक्ति मूर्ख न हो,
कोई भी व्यक्ति हवा में उड़ना नहीं चाहेगा, क्योंकि ऐसा करने से वह सभी के लिए निशाना बन जाएगा और उस व्यक्ति का अंत निश्चित रूप से अत्यंत दुखद होगा। वूश, पलक झपकते ही चेंशी नदी के दूसरी ओर पहुंच चुका था। जैसे ही वह जंगल में दाखिल हुआ, वह आगे बढ़ने ही वाला था कि उसे कुछ नजर आया और उसने अपना सिर पीछे नदी के किनारे की ओर घुमाया। नदी के किनारे से 10 मीटर ऊपर आसमान में एक आकृति दिखाई दी। इसके अलावा दूसरी ओर क्रमिक रूप से 4 अन्य आकृतियां दिखाई दीं। जाहिर है, इन लोगों को चेंशी की तरह यहाँ लाया गया था। यह कहाँ है? युवा मास्टर, हा, जी फेंग, जी हेंग, जी शान। हमारा भाग्य अच्छा है, हमें वास्तव में यंग मास्टर के पास ले जाया गया है। इन सभी 5 लोगों ने गहरे हरे रंग के कपड़े पहने थे और जब उन्होंने एक दूसरे को देखा तो वे सभी बहुत खुश हुए। विशेषकर जब उन्होंने एक प्रभावशाली कद काठी वाले युवक को देखा तो वह वास्तव में उनका युवा मास्टर जी जान था। हा, कैसा सहयोग है। इस समय आप सभी के यहाँ होने से हम एक साथ आगे बढ़ सकते हैं और अंत तक बने रहने की हमारी निश्चितता और भी अधिक होगी। जी जान जोर से बिना रुके हंसने लगी। ये वास्तव में एक सहयोग है। दुर्भाग्यवश आज आप सभी को बाहर जाना होगा। यह वह क्षण था जब चेंशी जंगल से बिना किसी हड़बड़ी के बाहर चला आया और जी जान को देखते हुए उसके चेहरे पर मुस्कान थी। चेंशी। जी जान की जोरदार हंसी अचानक बंद हो गई और उसकी आंखों में एक आश्चर्य का भाव था जब उसने चेंशी को देखा जो जंगल से बाहर चला आया था। मादरचोद, क्या ये बहुत बड़ा सहयोग नहीं है? मुझे इस दुष्ट अस्तित्व के समान स्थान पर क्यों ले जाया गया है? ड्रैगन लेक सिटी में चेंशी की वर्तमान प्रतिष्ठा को बस आकाश में सूर्य की तरह कहा जा सकता है। उन्होंने सू कबीले के 6 गोल्डन हॉल क्षेत्र साधकों और 1 गोल्डन कोर क्षेत्र साधक को मारने के लिए क्षेत्रों में छलांग लगाई थी। इसके बाद उन्होंने अमर संयोजन मंडप में 8 स्तर के वायलेट पैलेस दायरे के लिन शाओकी को हराया और फिर एक प्रतिभाशाली व्यक्ति का विनाश किया जो कि फीन गॉड बॉडी रिफाइनमेंट स्कूल में वायलेट पैलेस दायरे के 3रे स्तर पर था। ये शानदार युद्ध उपलब्धियां ड्रैगन लेक सिटी के हर साधक के कानों में फैल गई थीं और वह ड्रैगन लेक सिटी की सड़कों और गलियों में भोजन के बाद सबसे गर्म विषय बन गया था। 17 साल की उम्र, वायलेट पैलेस दायरे का 6 स्तर, 8 शीर्ष श्रेणी की पीली श्रेणी की उड़ने वाली तलवारें। दाओ अंतर्दृष्टि चरण में मार्शल दाओ में साधना। ये जानकारी कुछ षड्यंत्रकारी लोगों द्वारा उजागर कर दी गई, जिसके कारण चेंशी रातों रात युवा पीढ़ी में सबसे चमकदार प्रतिभाशाली व्यक्ति बन गया और वह विभिन्न शक्तियों के ध्यान का केंद्र भी बन गया। यदि चेंशी ने सू कबीले को पूरी तरह से नाराज न किया होता और जी कबीले के साथ दुश्मनी न फैलाई होती तो संभवतः विभिन्न शक्तियों द्वारा उसे बड़े प्रयास से अपने पक्ष में कर लिया गया होता और उनके द्वारा स्वीकार कर लिया गया होता। हालांकि जी जान ने अहंकार से काम लिया था और उसने चेंशी से चरम सीमा तक नफरत भी की थी, लेकिन जब उसने चेंशी को इस समय अपने सामने आते देखा तो उसे अभी भी भय और बेचैनी की लहर महसूस हुई। जब उसने याद किया कि कैसे ये ठीक उसी कारण था क्योंकि उसने बुद्ध के परीक्षण पैगोडा के बाहर चेंशी की पहचान उजागर की थी, जिसके कारण चेंशी सभी की निगाहों के सामने उजागर हो गई थी और उसके दिल में ठंडक की एक झलक उभरने से नहीं बच सकी। क्या प्रतिशोध बहुत जल्दी नहीं आ गया है? ये विचार जी जान के मन में कौंधे। जब उसने चेंशी को कदम दर कदम अपनी ओर बढ़ते देखा तो वह अपने दिल में डर को बर्दाश्त नहीं कर सका और वह गंभीर आवाज में चिल्लाया, चेंशी, आपने पहले ही मेरे भाई से वादा किया है कि हम एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। यदि तुमने मुझ पर हमला करने की हिम्मत की तो मेरे जी कबीले को तुम्हें पूर्ण शत्रु मानने के लिए दोष मत देना। इस समय जब उन्होंने चेंशी को देखा तो जी कबीले के 4 शिष्य गंभीर भावों के साथ जी जान के चारों ओर इकट्ठा हो गए और ऐसा लग रहा था जैसे उनका सामना किसी दुर्जेय दुश्मन से हो रहा हो। ये बुद्ध का परीक्षण पैगोडा है, ये हिडन ड्रैगन रैंकिंग है। अगर मैं तुम सबको यहाँ से नहीं खदेड़ूंगा तो मैं दूसरे स्तर में कैसे प्रवेश करूंगा? जैसे ही उसने कहा, चेंशी का शरीर फड़फड़ाया और उसने भयंकर हमला किया और 8 नेथेरेजिम उड़ती तलवारें आकाश को चीरती हुई चली गईं। उनके पास अद्वितीय तलवार अंतर्दृष्टि थी जो भयंकर और तेज थी और उन्होंने विस्फोटक रूप से उन 5 की ओर गोली चलाई। ये बुद्ध का परीक्षण शिवालय था जहां हर क्षण और हर सेकंड साधकों को ले जाया जाता था। जबकि चेंशी पहले से ही ज्यादातर लोगों के लिए कांटा बन चुका था और अगर वह अंत तक जाना चाहता था तो उसे सभी को बेरहमी और दृढ़ता से मारकर लड़ाई के अंत का फैसला करना होगा। यदि किसी के कारण उसे देरी हो जाती तो आसपास के साधकों की उस पर नजर पड़ जाती और जब वे संयुक्त रूप से हमला करने के लिए उसे घेर लेते तो उसकी स्थिति गंभीर हो जाती। इसलिए जब चेंशी ने इस समय कोई कदम उठाया तो उसने जरा भी संकोच नहीं किया। 8 नेथेरेजिम उड़ती तलवारों ने ओब्लिवियन विंड फ्लोइंग लाइट तलवार संरचना का पहला स्तर बनाया और तलवार की रोशनी ज्वार की तरह थी जो हवा में कान को चीरने वाली तीखी चीखें निकालती थी। अरे जी फैंग, जी हेंग, जी शान, जी जोंग, इस आदमी को रोको! जी जान ने विस्फोटक स्वर में चिल्लाया और जैसे ही वह बोला उसका शरीर डगमगा गया
फिर भी वह पीछे की ओर विस्फोटक ढंग से पीछे हट गया। स्वूश 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 स्वूश। जैसे ही चेन शी ने कदम उठाया, चारों जी कबीले के शिष्यों की प्रतिक्रिया भी बहुत तीव्र थी। उन्होंने अपनी तलवारों की तकनीक का उपयोग करने के लिए अपने हाथों को एक निश्चित शैली में जकड़ने से पहले अपनी स्वयं की उड़ती हुई तलवारें निकालने में थोड़ी सी भी हिचकिचाहट नहीं की, और उनकी उड़ती हुई तलवारें उन 8 उड़ती हुई तलवारों पर वार कर दी जो सीधे उनकी ओर उड़ रही थीं। चूंकि ये 4 लोग हिडन ड्रैगन रैंकिंग में भाग लेने में सक्षम थे, इसलिए वे स्पष्ट रूप से जी कबीले के शीर्ष शिष्य थे, और तथ्य वास्तव में ऐसा ही थे। उन चारों की उम्र लगभग 20 वर्ष थी। उनकी साधना वायलेट पैलेस दायरे के 6 तारे के आसपास थी, और कहा जा सकता था कि वे युवा और होनहार व्यक्ति थे जिनमें असीम क्षमता थी। इस समय जब वे चारों एकजुट हुए तो उनका आत्मविश्वास काफी बढ़ गया, और उन्होंने पहले से ही चेन शी को मारने के लिए इस अवसर का लाभ उठाने और युवा मास्टर जी झान के सामने अपनी क्षमता को ठीक से प्रकट करने की योजना बना ली थी। यदि वे सु कबीले के उदार पुरस्कार भी प्राप्त करने में सक्षम हो गए तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था। दुर्भाग्यवश इस बार उनकी इच्छा पूरी नहीं हो सकी। दरार 8 नेथेरिज्म फ्लाइंग तलवारों के संयोजन के तहत ओब्लिवियन विंड फ्लोइंग लाइट तलवार संरचना का पहला स्तर, जो एक साधारण गोल्डन हॉल रियल्म साधक का सफाया करने में सक्षम था, उसने सीधे जी फैंग और अन्य 4 की उड़ती तलवारों को कुचल दिया था, और फिर यह उनके सिर की ओर बढ़ते हुए गति नहीं खोई। अरे, यह आदमी बहुत ही भयानक है। उच्च श्रेणी की पीली श्रेणी की उड़ती तलवारें उसके द्वारा कुचल दी गईं। ये पीछे हटना, हम उसके मुकाबले में नहीं हैं। अगर हम लड़ते रहेंगे तो निश्चित रूप से हार होगी। उड़ती हुई तलवारों के टूटने से जीफेंग और अन्य लोगों के मन भी प्रभावित हुए, और उनके शरीर अचानक कांपने लगे तथा उनके हाव भाव अत्यधिक भय और भयंकर पीलापन से भर गए। जीने की प्रबल इच्छाशक्ति से प्रेरित होकर उन चारों ने अपने हाथों में रखे जैद ताबीज को कुचलने में जरा भी संकोच नहीं किया। ओम! लगभग एक ही समय में 4 अजीब आवाजें गूंजी। फिर जी फैंग और अन्य लोगों की आकृतियां तुरंत आकाश में दिखाई देने वाले ब्लैक होल में खींच ली गई, और पलक झपकते ही उन्हें दूर ले जाया गया। मेरा पूर्ण बलपूर्वक आक्रमण कुछ ऐसा है जिसका सामना गोल्डन हॉल रियल्म साधक भी नहीं कर सकता। ये लोग बहुत चालाक हैं जो इतनी तेजी से भाग रहे हैं। दुर्भाग्यवश मैं उन्हें उनके कमांड टोकन छोड़ने के लिए राजी नहीं कर सका। चेन शी की आकृति विस्फोटक रूप से चमक उठी, जैसे उसने सोचा हो, और वह हवा के झोंके की तरह था जो जी जान की ओर पीछा कर रहा था, जो दूरी में बहुत दूर था। इस आदमी की वजह से मैं सभी के निशाने पर आ गया। अगर मैं उसे नहीं मारूंगा तो मुझे डर है कि वह जी कबीले के अनुयायियों का एक समूह इकट्ठा करेगा और मेरे खिलाफ कदम उठाएगा। जी जान बहुत पहले से ही बुरी तरह डर गया था। आधे महीने पहले जब उसने चेन शी को देखा था, उसकी तुलना में उसने स्पष्ट रूप से देखा कि चेन शी की ताकत अब स्पष्ट रूप से बढ़ गई थी, और चेन शी ने वास्तव में उसके 4 कुलों को चेन शी के खिलाफ थोड़ा भी टिकने में असमर्थ बना दिया था। ये खेती कितनी भयावह थी। अरे, मैंने इस तरह एक दुष्ट अस्तित्व को क्यों अपमानित किया? कितना अच्छा होता अगर मेरा भाई यहाँ होता। जी जान को इस हद तक अफसोस हो रहा था कि उसकी आंतें जल्द ही हरी हो जाएंगी, और वह अपने दांत पीसते हुए अपनी जान बचाने के लिए भागने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसने पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं की क्योंकि वह बहुत डरा हुआ था कि जब तक वह पीछे मुड़कर देखेगा, चेन शी उसे पकड़ लेगा। क्या तुम अभी भी भागना चाहते हो? बर्फीली ठंडी और उदासीन आवाज के साथ एक आकृति अचानक उसके सामने 30 मीटर दूर प्रकट हुई, और उसे आश्चर्य हुआ कि ये चेन शी थी। जी जान की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं, और वह इतना भयभीत हो गया कि उसकी आत्मा लगभग उसके शरीर से बाहर आ गई। वह आकाश की ओर उड़ने के लिए मुड़ा और अपने हृदय में उन्मत्त होकर चिल्लाया, जब तक मैं हवा में उड़ता रहूंगा, मुझे अन्य लोग अवश्य ही देख लेंगे। उस समय ये चेन शी निश्चित रूप से मेरा पीछा करने की हिम्मत नहीं करेगा। हम्फ। चेन शी ने ठंडी सांस ली, फिर सीधे अपने हाथ से उसे पकड़ लिया, और उसका असीम सच्चा सार एक विशाल हाथ में बदल गया जिसने जीजान के शरीर को जोर से पकड़ लिया और उसे पीछे खींच लिया। उसके बाद चेन शी ने एक थप्पड़ के साथ अपना हाथ बाहर निकाला, और यह सीधे जीजान के चेहरे पर लगा। थप्पड़! चेन शी के थप्पड़ से जी जान जमीन पर गिर गया, और फिर वह जोर से चिल्लाया और अपने सामने के दांत और खून थूक दिया। चेन शी, आपने वास्तव में मेरे भाई के साथ किए गए समझौते का उल्लंघन करने का साहस किया है। अब तक आपने सू कबीले को पूरी तरह से अपमानित कर दिया है। क्या ऐसा हो सकता है कि आप मेरे जी कबीले को भी अपमानित करने से डरते नहीं हैं? जी जान ने क्रूर भाव से दहाड़ लगाई। उसने जैद ताबीज को तोड़कर इसलिए नहीं भागा क्योंकि वह वहां से जाने को तैयार नहीं था, क्योंकि अगर ये बात फैल जाती कि हिडन ड्रैगन रैंकिंग अभी शुरू ही हुई थी और फिर भी उसे किसी ने उड़ा दिया, तो ये बहुत शर्मनाक बात होती। क्या मुझे धमकाने के लिए इन घटिया चीजों के अलावा आपके पास कोई और तरीका है? चेन शी ने सीधे जी जान के चेहरे पर अपना पैर पटक दिया, और जी जान के चेहरे पर इतनी जोर से प्रहार किया कि वह जमीन पर दब गया। जी जान ने सिसकारियां भरी,
फिर भी वह बोलने में असमर्थ था, और चाहे वह अपने सच्चे सार को कैसे भी प्रसारित करे, ये बेकार था। देखना, वह चेंशी है। सभी लोग एकजुट हो जाएं और पहले उसे मार डालें। ठीक है, हम उसे मारने के बाद निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा करेंगे। दूर नदी के किनारे 10 से अधिक साधकों को एक बार फिर से वहां ले जाया गया, और जब उन्होंने चेंशी को देखा, जो 300 मीटर दूर था, तो उन सभी के चेहरे पर अत्यंत प्रसन्नता के भाव थे। वे जोर से चिल्लाए और चेंशी की ओर चमके। लगता है अब तुम्हारा भागने का इरादा नहीं है। चेंशी ने दूर तक देखा और उसकी हत्या की मंशा विस्फोटक रूप से फूट पड़ी, और फिर उसने अपना हाथ जी झान के सिर की ओर मारने के लिए उठाया। अगर ये ताड़ का पेड़ अपने निशाने पर लग जाए तो चट्टान भी चूर्ण चूर्ण हो जाएगी। ओम। जी झान ने अपनी जैद ताबीज को अत्यधिक अनिच्छा से कुचल दिया, और जिस समय वह आकाश में ब्लैक होल द्वारा ले जाया जाने वाला था, चेंशी द्वारा थपथपाई गई हथेली अचानक एक पंजे में बदल गई, जिसने जी झान की कमर पर लगे स्टोरेज बेल्ट को नीचे खींच लिया। चेंशी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आवाज अचानक बंद हो गई क्योंकि जी झान पहले ही गायब हो चुकी थी। वूश। चेंशी के पास अपने हाथ में स्टोरेज बेल्ट को मापने का समय नहीं था। इससे पहले कि वह अपनी दिव्य पवन पंख उड़ान को अंजाम दे, एक तेज आवाज के साथ वह प्रकाश की एक किरण की तरह असीम विशाल जंगल में तुरंत गायब हो गया। लानत है, वह आदमी भाग गया है। अफवाहें सच हैं। इस बच्चे की चाल तकनीक सचमुच बिजली की तरह तेज है। जंगल में उसे मारना बिल्कुल असंभव है। ये सचमुच ऐसा ही है। जंगल में छिपने के लिए बहुत सारी जगहें हैं, और इस आदमी की गति बहुत तेज है। अगर हम उसका पीछा करके वहां पहुंचेंगे तो हम खतरे में पड़ जाएंगे। उन 10 से अधिक साधकों को जंगल के किनारे तक खदेड़ दिया गया, इससे पहले कि वे अपने हृदय में अनिच्छा के साथ चर्चा शुरू करते। हर कोई, चेंशी भाग गया है तो हमें भी भाग जाना चाहिए। अचानक लटों में बाल बांधे एक युवक ने बिना किसी हड़बड़ाहट के कहा, और जैसे ही उसने कहा, उसके हाथ में एक हरे रंग की कुल्हाड़ी हल्के से घूमी, जिसने उसके सामने खड़े एक किसान की पीठ को तोड़ दिया, और उसके आंतरिक अंगों से मिला हुआ गहरा लाल रक्त बाहर निकल आया। इस व्यक्ति की हत्या करने के बाद उसकी चोटी वाला युवक जरा भी पीछे नहीं हटा, और पलटकर पहाड़ों से नीचे उतरते एक खूंखार बाघ की तरह झपटा, और उसकी जैड हरे रंग की कुल्हाड़ी क्षैतिज रूप से घूमी, जिससे अन्य 3 किसान अचंभित हो गए और कुल्हाड़ी की तेज धार से 2 टुकड़ों में कट गए। लुओ शियू। अरे, यह आदमी धूमकेतु घाटी का लुओ शियू है, जो शैतान की तरह खून का प्यासा है। जब अन्य साधकों ने उस जटाधारी युवक को स्पष्ट रूप से देखा, तो उनके चेहरे तुरंत पीले पड़ गए, और वे सभी इधर उधर भागने लगे, मानो वे विषैले जानवरों से बच रहे हों। चूसो। लुओ शियू ने उनका पीछा नहीं किया। उसने अपने चेहरे पर खून के लाल मोतियों को चाटने के लिए अपनी लाल जीभ को बाहर निकाला, और उसके चेहरे पर एक मादक भाव था, क्योंकि वह एक कराह के साथ ऐसा कराह रहा था जैसे कोई जहरीला सांप अपनी जीभ हिला रहा हो। इतना दुर्जेय। एक ही बार से जी कबीले के 4 शीर्ष शिष्यों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ये चेंशी वास्तव में एक दुर्जेय व्यक्ति है। गहन श्रेणी विस्मृति पवन प्रवाहित प्रकाश तलवार गठन। मैंने मिस्टी सी सिटी के ट्रेजर हेवन पवेलियन में ये तलवार संरचना देखी है। ये तलवार निर्माण पूर्ण नहीं है, तथा इसमें केवल पहले 2 स्तरों के लिए साधना तकनीक ही है, लेकिन ये एक गहन श्रेणी की तलवार संरचना है जिसे केवल गोल्डन हॉल रियल्म साधक ही निष्पादित करने में सक्षम है। उसके जैसा वायलट पैलेस रियल्म का व्यक्ति इसे कैसे अंजाम दे सकता है? यह आदमी बहुत बेशर्म है। जी कबीले के युवा मास्टर के चेहरे पर इस हद तक थप्पड़ मारना कि वह गूंज उठे। युवा वास्तव में डरावने हैं। बुद्ध के परीक्षण पैगोडा के बाहर उपस्थित लोगों में से आधे से अधिक लोगों ने चेंशी और जी झान के बीच की लड़ाई को पूरी तरह से देखा था। वे तुरंत शोर मचाने लगे, और भीड़ चर्चा में जुट गई। जैड मंच पर, जब सोने के धागों से कढ़ाई किए गए भव्य काले लबादे में एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने आसपास से चर्चा सुनी, तो उसने पहले जो दृश्य देखा था उसे याद किया। उसकी घनी बाहें कसकर एक साथ चिपकी हुई थीं, और उसकी अभिव्यक्ति बेहद उदास थी। वह ड्रैगन लेक सिटी के 6 महान कुलों में से एक, जी कबीले के कुलपति थे, और जी झान उनके सबसे छोटे बेटे थे। जब उसने देखा कि चेंशी ने बुद्ध के परीक्षण पैगोडा से जी चैन और अन्य जी कबीले के शिष्यों को आसानी से बाहर निकाल दिया, जैसे कि वह मृत पत्तियों को बाहर निकाल रहा हो, तो जी कुई की अभिव्यक्ति बेहद भद्दी थी। भाई जी, वह छोटा सा लड़का चेंशी बहुत घिनौना है। वह हमारा पूरा सम्मान नहीं करता। क्यों न हमारे कबीले मिलकर इस बच्चे का सफाया कर दें? उसके कान के पास एक आवाज सुनाई दी, और जब जी कुई ने नजर घुमाई, तो उसने देखा कि सु कबीले के कुलपति सु जेंटियन के चेहरे पर मुस्कान थी। जी कुई की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही, और उसने उदासीनता से उत्तर दिया, हिडन ड्रैगन रैंकिंग के दौरान जीत और हार एक सामान्य घटना है। मेरे सबसे छोटे बेटे की कुशलता दूसरे से कमतर थी, और उसे बाहर निकाल दिया जाना चाहिए। सु जेंटियन ने अपना सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। जब उसने जी कुई की जांच की तो उसने शुरू में उदासीन रवैया अपनाया, और जब उसने देखा कि जी कुई अविचलित है,
तो उसने स्वाभाविक रूप से जी कुई को परेशान करना जारी नहीं रखा। भाई हेलियन, आपके धूमकेतु गॉज का ये शिष्य कुछ ज्यादा ही नीच और बेशर्म है। जेड मंच के दूसरी ओर जेड पुष्प संप्रदाय की नेता मैडम जिनग्युन जब बोल रही थीं, तो उनके चेहरे पर बर्फ जैसी चमक थी। जिन लोगों को चोटीदार बालों वाले युवक लुओ शिव ने पहले मारा था, उनमें जेड फ्लावर संप्रदाय का एक अनुयायी भी था, और वह क्रोधित हुए बिना नहीं रह सकी। हिडन ड्रैगन रैंकिंग में मौत को टाला नहीं जा सकता। लुओ शिव दृढ़ता से हत्या करता है, और उसके पास बहादुरी और बुद्धि दोनों हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत सामान्य बात है। धूमकेतु घाटी के संप्रदाय प्रमुख हेलियन शुई बोलते समय जोर से हंसे, और उनके वृद्ध चेहरे पर एक ऐसी आत्मसंतुष्टि झलक रही थी जिसे छिपाना कठिन था। वह सचमुच बहुत गर्वित था। लुओ जू एक कुलीन शिष्य था जिसका वह बहुत सम्मान करता था। लुओ शिव की उम्र अभी 19 वर्ष ही हुई थी जब उसने वायलेट पैलेस क्षेत्र का 9 स्तर प्राप्त किया था, और मार्शल दाओ में लुओ शिव की साधना ने दाओ अंतर्दृष्टि को भी समझ लिया था। लुओ शिव के उजाड़ और खूनी भूमि से वापस लौटने के साथ ही उसका युद्ध का अनुभव बहुत पहले ही इतना समृद्ध हो चुका था। जब हेलियन शुई के पास ऐसा प्रतिभाशाली शिष्य था तो वह कैसे गर्व महसूस न करता। उनका तो यहाँ तक मानना था कि इस बार हिडन ड्रैगन रैंकिंग में शीर्ष 10 रैंक में लुओ शिव का स्थान अवश्य होगा। जल्दी देखो, लुओ शिव चेन शी का पीछा करने गया है। हालांकि यह वह क्षण था जब अचानक जमीन के भीतर से आश्चर्य की एक आवाज सुनाई दी, और इसने हेलियन शुई के विचारों को बाधित कर दिया, जिससे उसकी अभिव्यक्ति तुरंत उदास हो गई। लुओ शिव ने चेन शी का पीछा क्यों किया? जंगल के अंदर एक प्राचीन वृक्ष के ऊपर, जिसे घेरने के लिए 10 से अधिक लोगों की आवश्यकता थी, चेन शी ने स्वयं को उसकी घनी शाखाओं के बीच छिपा लिया। इस बीच उनकी दिव्य अनुभूति, जो स्वर्णिम कोर क्षेत्र के बराबर थी, 50 किलोमीटर के क्षेत्र को घेरने के लिए बाहर निकल आई। कुछ ही समय में उसे अपना लक्ष्य मिल गया। रक्तलाल वस्त्र पहने, बालों में लट लगाए और दुष्ट स्वरूप वाला एक युवक, अपने हाथ पीठ के पीछे रखे हुए, तेजी से चेनशी की ओर बढ़ रहा था। युवक का हर कदम 300 मीटर की दूरी का था और उसकी गति अद्वितीय थी, जैसे वह बिजली की गति से आगे बढ़ रहा हो। धूमकेतु गॉज का लुओ शिव, एक पल में इस व्यक्ति से संबंधित सारी जानकारी चेनशी के दिमाग में आ गई। धूमकेतु गॉज का सबसे उत्कृष्ट प्रतिभाशाली व्यक्ति, आयु 19, वायलेट पैलेस दायरे का 9 स्तर, दाव अंतर्दृष्टि चरण, हथियार शीर्ष ग्रेड पीले रंग की रक्त क्रीसेंट कुल्हाड़ी, निर्दयी और क्रूर चरित्र, त्वरित और भयंकर युद्ध शैली। तो यह व्यक्ति यही है। हम न तो दोस्त हैं और न ही दुश्मन, फिर वह हमारा पीछा क्यों कर रहा है और हमें क्यों नहीं छोड़ रहा है? चेन शी ने बिना रुके भौहें सिकोड़ी। चूंकि उसने जी कबीले के युवा गुरु जीजान को हराया था, इसलिए वह जंगल में चुपके से आगे बढ़ गया था। फिर भी उसके दिल में यह एहसास बना रहा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। इस समय जब उसकी दिव्य बोध शक्ति जागृत हुई और उसने धूमकेतु गॉज के लुओ शिव को देखा, तो उसने तुरंत अपने हृदय में समझ लिया कि उसे निशाना बनाया गया है। लेकिन वह अभी भी ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्यों ये व्यक्ति उसका पीछा कर रहा था और उसे छोड़ नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे लुओ शिव ने कुछ नोटिस किया हो। जब उसने अचानक अपना सिर उठाया, एक धुंधली और चुभने वाली ठंडी चमक उसकी अजीब धुंधली नीली रंग की पुतलियों में फैल गई, और ऐसा लग रहा था जैसे उसने एक ही नज़र में चेन शी को देख लिया हो, जो 5 किलोमीटर दूर एक बड़े पेड़ पर छिपा हुआ था। इस व्यक्ति की नज़र बहुत अजीब है। चेनशी का दिल ठंडा हो गया और वह पेड़ से छलांग लगाने के बाद एक बार फिर तेजी से जंगल की गहराइयों में चला गया। ऐसा नहीं था कि वह डर गया था, लेकिन वास्तव में उसके पास लुओ शिव पर ध्यान देने का मन नहीं था, जो चेन हाउ को खोजने से पहले उसके पीछे था। 10 मिनट के बाद जब चेनशी जंगल में एक खाली जगह से गुजरने वाला था, उसने अचानक देखा कि 2 साधकों के समूह, जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, खाली जगह में टकराव कर रहे थे। एक और 13 युवक युवतियां थे, जिन्होंने चांदी के रंग के साफ सुथरे कपड़े पहने थे, और उनमें से हर एक की आस्तीन पर गहरे हरे रंग की उड़ती हुई तलवार का प्रतीक कड़ाई में बना हुआ था। आश्चर्य की बात यह है कि वे 6 महान कुलों में से एक कैन कुल के शिष्य थे। दूसरी ओर केवल 5 लोग थे। यद्यपि वे अलग अलग कपड़े पहनते थे, लेकिन उनकी आस्तीन पर एक सुंदर डू अक्षर की कड़ाई होती थी, और वे स्वाभाविक रूप से डू कबीले के सदस्य थे। इस समय 13 कैन कबीले के शिष्यों ने केंद्र में 5 डू कबीले के सदस्यों को घेर लिया था, और उन सभी ने क्रूर भाव प्रकट करते हुए अपने जादुई खजाने निकाल लिए थे। उनका व्यवहार ऐसा था मानो किसी भी असहमति की स्थिति में वे क्रूरतापूर्वक हमला कर देंगे। चेनशी के अचानक प्रवेश से दोनों समूह के लोग चौंक गए, फिर उनकी निगाहें तेजी से इधर उधर चली गईं, और जब उन्होंने उसे देखा तो दोनों पक्षों के भाव पूरी तरह से अलग थे। डू कबीले के उन शिष्यों पर स्पष्ट रूप से चेनशी का गहरा प्रभाव था, जो उनकी सबसे बड़ी युवा मिस डू किंगशी के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखती थी, और उन्होंने तुरंत राहत की सांस ली। जबकि कैन कबीले के उन शिष्यों ने इसके बजाय भयंकर निगाहें दिखाई, फिर भी वे संदिग्ध और अनिश्चित थे।
चेनशी की नज़र दोनों तरफ घूमी, फिर भी उसने देखा कि उन 5 डू कबीले के शिष्यों के बीच उनके आभा का उतार चढ़ाव बेहद अराजक था और उनका चेहरा पीला था। जाहिर है उन्हें चोटें आई थी जो मामूली नहीं थीं और दोनों समूहों को पहले ही लड़ना चाहिए था। चेनशी इस स्थिति के प्रति बेहद शांत थी। हिडन ड्रैगन रैंकिंग के दौरान हालांकि कोई भी उनके साथ युद्ध करने के लिए दोस्तों और साथियों को इकट्ठा कर सकता था, लेकिन कोई भी विभिन्न महान शक्तियों के शिष्यों का सामना करने से बच नहीं सकता था, और जब दोनों पक्ष लड़ते थे तो कोई भी इसके बारे में कुछ भी कहने में सक्षम नहीं था। चेनशी का रुकने और मदद करने का इरादा नहीं था और उसने आगे बढ़ने के लिए अपना पैर उठाया। वह डू किंगशी के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखता था, फिर भी उसके लिए डू वंश के प्रत्येक सदस्य की मदद करना आवश्यक नहीं था। ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं कि यदि वे कैन कबीले के शिष्यों का मुकाबला करने में सक्षम नहीं भी होते तो भी उन्हें केवल उनके जैद ताबीजों को तोड़ना पड़ता और वहां से चले जाना पड़ता। उनके जीवन को कोई खतरा नहीं था। इसके अलावा यदि उसने उनकी वर्तमान कठिनाइयों में उनकी मदद भी की तो अगली कठिनाई के बारे में क्या वे पगोडा की दूसरी परत पर आक्रमण करने में सक्षम होंगे? क्या वे तीसरी परत तक पहुंचने में सक्षम होंगे? जब किसी की शक्ति अपर्याप्त हो तो ये जानना कि कब पीछे हटना है सबसे बुद्धिमानी भरा विकल्प है। जब उन्होंने चेनशी को इस तरह देखा तो 5 डू कबीले के शिष्यों की आंखों में स्पष्ट रूप से निराशा दिखाई दी, जबकि उन कैन कबीले के शिष्यों में गुप्त रूप से खुशी छा गई। जब चेनशी 30 मीटर दूर था तभी उसके पीछे से एक आवाज सुनाई दी, साथ ही ताओवादी चेनशी 50 किलोमीटर दूर सू कबीले के साधकों का एक समूह इकट्ठा हुआ है, तुम्हें सावधान रहना होगा। चेनशी ने जब ये सुना तो उसकी आकृति रुक गई और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि जिस व्यक्ति ने उसे याद दिलाया था वह वास्तव में 5 डू कबीले के शिष्यों में से एक पीला चेहरा वाला घायल युवक था। चेनशी इन शब्दों में छिपी ईमानदारी को समझ पाया। वह कुछ देर के लिए चुप हो गया, फिर मुड़कर आगे बढ़ा और उसने पूछा, आपका नाम क्या है? आप कैसे घायल हुए? जब कोई मुझ पर दया करता है तो मैं उसे 10 गुना लौटाता हूँ। यदि किसी ने चेनशी को चेतावनी नहीं दी होती तो वह छोड़ने में जरा भी संकोच नहीं करता, और भले ही भविष्य में डू किंगशी ने उससे इसके बारे में पूछा तो उसे थोड़ा भी मानसिक दबाव महसूस नहीं होगा। लेकिन अब डू क्लान शिष्य ने उसे सद्भावनापूर्वक चेतावनी दी थी और निस्संदेह उसे एक अत्यंत उपयोगी जानकारी बताई थी। यदि वह फिर भी उसी तरह चले गए तो चाहे जो भी हो ये कतई उचित नहीं होगा। डू कबीले के शिष्य तब दंग रह गए जब उन्होंने चेनशी को वापस आते देखा, फिर उनके चेहरों पर खुशी की झलक दिखाई दी और पीले चेहरे वाले युवक ने गहरी सांस ली और अपने दिल में उत्साह को बलपूर्वक रोकते हुए कहा, मैं डू यू हूँ और मुझ पर जो चोटें आए हैं वे सू कबीले के शिष्यों की वजह से हैं। चेनशी दंग रह गया, फिर उसने 13 कैन कबीले के सदस्यों की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। साथ ही ताओवादी चेनशी, आप शायद अभी भी नहीं जानते हैं, सू कबीले और कैन कबीले ने न केवल आपको निशाना बनाने के लिए बल्कि डुआनमो कबीले, सोंग कबीले और मेरे डू कबीले को भी निशाना बनाने के लिए सेना में शामिल हो गए हैं। केवल इतना ही नहीं, स्टारनेट पैलेस और माइरिड क्लाउड इंस्टीट्यूशन ने भी सू कबीले के साथ मिलकर काम किया है। उन्होंने आपस में हाथ मिला लिया है और जब तक वे हमारे 3 कुलों के शिष्यों को देखेंगे वे हम में से किसी को नहीं छोड़ेंगे। वे सचमुच घृणित हैं। ये देखकर कि चेनशी हस्तक्षेप करने का इरादा रखता है, उन डू कबीले के सभी शिष्यों ने गर्म लोहे पर चोट करते हुए अपनी बात कही। चेनशी कौन थे? एक दुर्जय आकृति जिसने 6 गोल्डन हॉल रियल्म साधकों और 1 गोल्डन कोर रियल्म साधक को मार डाला था। यदि उन्हें उनकी सहायता मिल जाए तो ये संकट अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे द्वारा चाई लैटियन और यू हाओ बाई की हत्या का मामला क्रमशः स्टारनेट पैलेस और माइरिड क्लाउड इंस्टीट्यूशन को पता चल गया हो? लेकिन कैन कबीले के बारे में क्या? सही, कैंग बिन की मृत्यु रॉक राजा के क्षेत्र में डू किंगशी तलवार के नीचे हुई थी। अगर सचमुच ऐसा है तो मेरी और चेन हाओ की स्थिति और भी गंभीर हो गई है। चेनशी के दिल में एक पल में असंख्य विचार कौंध गए और उसकी अभिव्यक्ति बर्फ की तरह ठंडी हो गई। उसने अपना सिर उठाकर कैन कबीले के उन शिष्यों की ओर देखा और अचानक कहा, यदि इस बार आप में से अधिक लोग होते तो शायद आप सभी मुझे इतनी आसानी से जाने नहीं देते, है ना? तुमने कैसे किया? कैन कबीले के एक युवक ने सहजता से उत्तर दिया। उसने बोलना समाप्त भी नहीं किया था कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और उसके चेहरे पर तुरंत ही भद्दा भाव आ गया। ये वास्तव में ऐसा ही है। चेनशी ने सिर हिलाया। चेनशी, तुम क्या चाहती हो? उन कैन कबीले के शिष्यों ने चिल्लाकर कहा। वे 5 डू कबीले के सदस्यों के साथ व्यवहार करते समय बिल्कुल भी भयभीत नहीं थे, फिर भी जब एक अतिरिक्त चेनशी थी तो ये अलग था। ऐसा कैसे हो सकता है कि उन्होंने चेनशी की वर्तमान प्रतिष्ठा के बारे में नहीं सुना? जितनी अधिक प्रतिष्ठा उतना ही अधिक भयावह प्रतीत होने लगा। शक्ति के आधार पर प्रसिद्धि तथा सरदारों के समूह को भयभीत करने के लिए पर्याप्त शक्ति का होना जैसी तथाकथित कहावतों के पीछे का सिद्धांत बिल्कुल ऐसा ही था।
कैन कबीले के शिष्यों की ओर प्रत्युत्तर में आकाश को चीरती हुई 8 उड़ती हुई तलवारें तथा प्रचंड तलवार अंतर्दृष्टि से युक्त तेज ठंडी रोशनी जैसे ही बाहर निकली, उसने आकाश और पृथ्वी को ढक लिया। इस लड़ाई में ज्यादा रहस्य नहीं था। चेंशी की वर्तमान ताकत के साथ और 5 डू कबीले के शिष्यों के सहयोग के तहत इन कैन कबीले के शिष्यों से निपटना स्पष्ट रूप से एक बेहद आसान बात थी। इन कैन कबीले के शिष्यों की सभी साधनाएं वायलेट पैलेस क्षेत्र में थीं। इसके अलावा उनमें से कुछ के पास चेंशी से भी अधिक साधनाएं थीं, लेकिन मार्शल दाओ में उनकी साधनाएं चेंशी से पूरी तरह से निम्न थीं। चेंशी की आत्मा की भयानक शक्ति के साथ 8 शीर्ष ग्रेड पीले रैंक वाले नेथेरेजिम फ्लाइंग तलवारों को नियंत्रित करने से उसकी ताकत दोगुनी हो गई और उसने बड़ी ताकत से आसानी से सब कुछ साफ कर दिया। इसके कारण 1 घंटे से भी कम समय में कैन कबीले के 13 शीर्ष शिष्यों को अपने जैद ताबीजों को तोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा और वे अपने दिलों में नफरत के साथ शिवालय छोड़कर चले गए। वूश! चेंशी ने अपनी उड़ती हुई तलवारें रख दी और उसे अपने दिल में थोड़ा पछतावा महसूस हुआ। युद्ध को शीघ्रता से समाप्त करने के लिए उसने केवल इन कैन कबीले के शिष्यों के कमांड टोकन जब्त किए थे और उन्हें उनके कब्जे में एक भी भंडारण जादुई खजाना नहीं मिला था। उसे अफसोस क्यों न हो। डू कबीले के 5 सदस्य एक तरफ बैठकर जोर जोर से सांस ले रहे थे और चेंशी की ओर उनकी नजरों में गहरी प्रशंसा थी। भले ही वे जानते थे कि चेंशी बहुत पहले से ही बेहद क्रूर था, जब उन्होंने देखा कि कैसे चेंशी ने इस समय सभी कैन कबीले के शिष्यों को आसानी से मार डाला, तब भी वे इस हद तक हैरान रह गए कि वे लंबे समय तक अवाक रह गए। धन्यवाद साथी ताओवादी चेंशी, इस बार आपकी सहायता के लिए हम सभी आपके बहुत आभारी हैं। डू यू सबसे पहले खड़े होकर सम्मानपूर्वक बोलने वाले थे और बाकी लोग भी खड़े होकर चेंशी को धन्यवाद देने लगे। यह कुछ भी नहीं है। तुम सब लोग जल्दी से अन्य लोगों के साथ एकत्र हो जाओ। आप सभी के लिए अपनी ताकत के साथ शिवालय की दूसरी परत में प्रवेश करना संभवतः बेहद कठिन है। चेंशी ने स्पष्ट रूप से कहा। जब उसने पहले इन 5 लोगों के साथ मिलकर लड़ाई की थी, तो उसने बहुत पहले ही इन 5 लोगों की असली ताकत को महसूस कर लिया था, और सच कहूं तो ये बहुत ही भयानक था, इस हद तक कि वह इसे देखना भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसके अलावा चेंशी ने यह भी देखा कि कैन कबीले के जो शिष्य अपने जैद ताबीजों को तोड़कर चले गए थे, वे भी ऐसे ही थे। उनके पास युद्ध का भरपूर अनुभव था, फिर भी उसमें दृढ़ निश्चयी नरसंहार की वह आभा नहीं थी, जिसे प्राप्त करने के लिए रक्तपात और युद्ध की ज्वाला का अनुभव करना आवश्यक है। वे ग्रीनहाउस में फूलों की तरह थे। चाहे वे कितने भी सुंदर खिले हों, उनकी जीवंतता उन जंगली फूलों से तुलना करने में असमर्थ थी, जिन्होंने हवा, पाले, बर्फ और वर्षा का बपतिस्मा अनुभव किया था। बेशक चेंशी ने इस वजह से पगोडा में सभी को नीची नज़र से नहीं देखा। आखिरकार इन 10,000 से अधिक लोगों की खेती दक्षिणी क्षेत्र की खेती की दुनिया की युवा पीढ़ी में उच्चतम मानक का प्रतिनिधित्व करती थी, और निश्चित रूप से उनके बीच अत्यंत दुर्जेय व्यक्तियों की कमी नहीं थी। डू यू के 5 लोगों का समूह जब चेंशी की बात सुनकर दंग रह गया और उनके हाव भाव अनिश्चित रूप से बदल गए, लेकिन वे चेंशी के सामने इसका खंडन नहीं कर सके और उनके चेहरे पर बेहद शर्मिंदगी थी। आप सब अपना ध्यान रखना, मैं पहले जा रहा हूँ। चेंशी को यह आभास हो गया कि धूमकेतु घाटी का लुओशियो उसका पीछा कर रहा है और वह कुछ दसियों किलोमीटर दूर है। यह आदमी सचमुच एक भूत की तरह है जो जाने को तैयार नहीं है। चेंशी ने मन ही मन कोसा, फिर जाने के इरादे से अपने पैर उठाए, फिर भी उसके पीछे घने जंगल से एक भयानक और तीखी हंसी सुनाई दी। चेंशी, अगर तुम फिर से भागोगी तो मैं इन सभी लोगों को मार डालूंगा जिन्हें तुमने बचाया है। चेंशी ने तुरंत पलट कर देखा और उसका चेहरा अत्यंत ठंडा था। इस आदमी ने सचमुच मुझे धमकी देने की हिम्मत की है, वह सचमुच मौत का हकदार है। धूमकेतु गौज के लुओशियो, डू यू के 5 सदस्यीय समूह के चेहरे पर अचानक आश्चर्य की लहर दौड़ गई जब उन्होंने यह आवाज़ सुनी। वे कैसे अनुमान नहीं लगा पाए कि इस उदास और अनोखी आवाज़ से कौन आया था। पहले आप सब लोग चले जाइए, तुम मेरी मदद करने में असमर्थ हो और इसके बजाय मेरे लिए बोझ बन जाओगे, चेंशी ने निर्देश दिया। डू यू के समूह के चेहरे के हाव भाव तुरंत ही खराब हो गए और उनमें से कुछ तो बोलने ही वाले थे, लेकिन उन्होंने देखा कि एक युवक जिसके बाल लट में बंधे थे और जिसने रक्त लाल हानफू पहना हुआ था, तेजी से आ रहा था। चेंशी सही कह रही है, आप सभी लोग यहाँ आकर पूरी तरह से मौत को आमंत्रित कर रहे हैं। रक्त लाल हानफू पहनने के कारण लुओशियो एक खूनी राक्षस की तरह लग रहा था और उसकी तीखी और उदास आवाज के कारण दूसरों के दिलों में अनायास ही भय की भावना पैदा हो जाती थी। डू यू के 5 लोगों के समूह के चेहरे पर क्रोध की लाली छा गई, फिर भी अंत में वे आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और वे जल्दी से मुड़कर चले गए। आपकी गति सचमुच तेज है, अगर मैं तुम्हें इन लोगों की जान से मारने की धमकी न देता तो मुझे डर है कि तुम मुझसे कभी नहीं मिलते, है न? लुओशियो बिना किसी हड़बड़ी के हंसा। उसकी धुंधली नीली रंग की पुतलियां चेंशी को एक विषैले सांप की तरह घूर रही थीं जो अपने शिकार को घूर रहा था।
और वह बेहद शैतानी लग रहा था। तुमने मुझे क्रोधित कर दिया, चेंशी ने भावशून्य चेहरे से कहा। जैसे ही उसने यह बात कही, आठ नेथेरिज्म उड़ती तलवारें तुरंत उसके चारों ओर चमकती हुई ठंडी रोशनी और घूमती हुई तलवार की अंतर्दृष्टि के साथ तैरने लगीं। हमला करने के लिए इतना उत्सुक मत हो। क्या ऐसा हो सकता है कि आप मेरे आने का उद्देश्य नहीं जानना चाहते? लुओ शियू ने धीमे स्वर में कहा। तुम्हें मारना ही वह काम है जो मैं अब सबसे ज्यादा करना चाहता हूँ। चेंशी ने अपना हाथ उठाया और इशारा किया, और आठ नेथेरिज्म उड़ती तलवारें बिजली की तरह लुओ शियू की ओर प्रहार करने से पहले गूंज उठीं। ठीक है, चूंकि यह ऐसा है तो मैं पहले तुम्हें हराऊंगा। लुओ शिव की धुंधली नीली आंखें सिकुड़ गईं, क्योंकि उसके शरीर पर खून की चमक आसमान में फैल गई और उबलते लाल बादलों में बदल गई, जिसने 30 मीटर के क्षेत्र को ढक लिया, और घने खून ने तुरंत आसपास के वातावरण को भर दिया और चेंशी के नथुने पर हमला किया। आसपास के बड़े प्राचीन पेड़, लताएं, झाड़ियां, जंगली घास, जब तक वे रक्तिम चमक से दूषित होते, वे तुरंत हरे धुएं में परिवर्तित हो जाते। वे इस हद तक जंग खा गए थे कि गायब हो गए, और यह बहुत ही चौंकाने वाली बात थी। हिस हिस, जिस क्षण चेंशी की आठ नेथेरिज्म उड़ती तलवारें खूनी चमक के साथ लाल बादलों को छूती थीं, ऐसा लगता था जैसे वे रुई के गोले में धंस गए हों, जिससे तलवारों के शरीर पर पड़ने वाले बल का प्रतिरोध हो गया और वे शून्य में तब्दील हो गए, और तलवारों की सतह भी भयंकर खूनी चमक से इतनी खराब हो गई कि उनसे शानदार फुफकारने जैसी आवाजें निकलने लगीं। चेंशी ने जल्दी से अपनी उड़ती हुई तलवारें वापस ले लीं, और जब उसने देखा कि तलवारों की सतह बहुत धुंधली हो गई थी, तो वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। ये कौन सी खेती तकनीक है? ये कैसी जबरदस्त संक्षारक ऊर्जा है? जब उसने चेंशी के हैरान करने वाले भाव को देखा, तो लुओ शिव ने अचानक अपना रक्त लाल हानफू हिलाया, क्योंकि उसका शरीर हवा में तैर गया था, और फिर वह उदास और तीखी आवाज के साथ जोर से हंसा। चूंकि हम लड़ रहे हैं, मैं तुम्हें अपनी असली ताकत का अनुभव कराऊंगा। जैसे ही उसने यह बात कही, उसके चारों ओर रक्त की चमक एक बार फिर विस्फोटक रूप से बढ़ गई। ये नदी की तरह उछल रही थी, इसकी रक्तमयता ज्वार की तरह थी, और इसने तुरंत आसपास के 300 मीटर के क्षेत्र को घेर लिया। पलक झपकते ही चेंशी की आंखों के सामने का दृश्य अचानक बदल गया। आकाश और पृथ्वी पूरी तरह रक्त लाल हो गए थे, और उसके पैरों के नीचे रक्त के रंग की एक भयावह धारा बह रही थी। चेंशी, तुम्हें खुद पर ध्यान देना होगा। मार्शल दाओ में इस व्यक्ति की साधना पहले ही दाओ क्षेत्र स्तर तक पहुंच चुकी है, जो कि दाओ अंतर्दृष्टि स्तर से ऊपर है। तुम्हारे सामने का रक्त रंग का संसार उस दाओ क्षेत्र से परिवर्तित हो गया था जिसे उसने समझा था। अचानक लिंग बाई ने जल्दबाजी में चेतावनी दी, और उसकी आवाज बेहद चिंतित थी। दाओ क्षेत्र। चेंशी का दिल तुरंत कांप उठा जब उसे समझ में आया कि क्या हो रहा है। ताओ की समझ की साधना को सामान्यतः 4 महान चरणों में विभाजित किया गया था, अर्थात मूल चरण, उन्नत चरण, एकता चरण और ताओ अंतर्दृष्टि चरण, जबकि वास्तव में इसके ऊपर एक और भी उच्चतर चरण था, ताओ क्षेत्र चरण। दाओ अंतर्दृष्टि दाओ के भीतर निहित सच्चा अर्थ था। दाओ गहनता की समझ के साथ साथ समझी गई दाओ अंतर्दृष्टि की किस्में अधिक से अधिक मोटी होती जाएंगी जब तक कि ये सीमा तक नहीं पहुंच जाती। तब दाओ अंतर्दृष्टि की विशाल मात्रा एकत्रित होकर एक साथ मिल जाएगी, और दाओ की एक ही समझ के साथ ये एक गुणात्मक परिवर्तन प्राप्त कर लेगा, जिससे स्वयं का एक दाओ क्षेत्र बन जाएगा। इस चरण को दाओ क्षेत्र चरण कहा जाता था, और इसे दाओ अवरोध भी कहा जाता था। जब साधक इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है, तो वह अपने हाथ की एक लहर से स्वर्ग और पृथ्वी से अपने क्षेत्रीय अवरोध को काट सकता है, और अपने अवरोध में शत्रु से लड़ते समय साधक पूर्ण लाभ की स्थिति में होता है। चेंशी द्वारा समझी गई संपूर्ण पवन दाओ अंतर्दृष्टि की तरह, यदि वह इसे संचित करना और समझना जारी रखता, तो यह एक दिन एक दाओ क्षेत्र में परिवर्तित हो सकता था जो उसका अपना था, पवन दाओ क्षेत्र। दाओ क्षेत्र। बुद्ध के परीक्षण पैगोडा के बाहर अचानक हौंफने की लहर सी गूंज उठी। हर कोई हैरान होकर लुओ शिव को देख रहा था, जो एक रक्त रंग के राक्षस की तरह था, जो एक ऐसी दुनिया में खड़ा था जो खून का समुद्र थी, और उनके चेहरे अविश्वास के भाव से ढके हुए थे। दाओ क्षेत्र चरण एक ऐसा चरण था जिसे स्वर्णकोर क्षेत्र के साधकों ने, जिन्होंने यिन और यांग को एक साथ मिला दिया था, अपने पूरे जीवन काल तक प्राप्त किया, और यह इस हद तक था कि कुछ साधकों ने पुनर्जन्म क्षेत्र प्राप्त कर लिया था, लेकिन जरूरी नहीं कि वे स्वयं के दाओ क्षेत्र को नियंत्रित कर सकें। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति दाओ क्षेत्र स्तर को प्राप्त करना चाहता था, तो उसे न केवल कठोर और परिश्रमपूर्ण साधना की आवश्यकता थी, बल्कि उसे अत्यंत उच्च समझ क्षमता और स्वर्ग ताओ की अपनी स्वयं की पहचान की भी आवश्यकता थी, ताकि वह संसार में जीवन और घटनाओं की असंख्यता में से अपना स्वयं का ताओ खोज सके। इसके अलावा इसके लिए आकस्मिक अंतर्दृष्टि की भी आवश्यकता थी, जो केवल संयोग से ही प्राप्त हो सकती थी। ये बौद्ध अवधारणा की तरह था कि अचानक आघात लगने से व्यक्ति को सत्य का बोध हो जाता है और वह आत्मज्ञान से भर जाता है।
इस प्रकार की आकस्मिक अंतर्दृष्टि और प्रारंभिक अवस्थाओं में विभिन्न खोज, टटोलने, संयम और समझ के बिना किसी के लिए इस स्तर को प्राप्त करना पूरी तरह से असंभव था। ताओ क्षेत्र स्तर प्राप्त करना साधकों के लिए सचमुच बहुत कठिन था, और अधिकांश साधकों को अपने पूरे जीवनकाल में ताओ क्षेत्र स्तर प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, जिसके कारण उन्हें जीवन भर पश्चाताप महसूस होता रहा। अब 9वें स्तर वायलट पैलेस दायरे लुओ शियू वास्तव में एक दाओ क्षेत्र समझ लिया था। ये कैसे संभव है कि इससे अन्य लोगों को अत्यधिक आघात न पहुंचे? इसलिए तो ये पता चलता है कि मार्शल दाओ में जियू एर साधना पहले से ही इस प्रकार की अवस्था को प्राप्त कर चुकी है। धूमकेतु घाटी के संप्रदाय गुरु हेलियन शुई भी अनायास ही चिल्ला उठे, और वह अपने दिल में अंतहीन बड़बड़ाते रहे। जेड मंच के केंद्र में वांडईग क्लाउड तलवार संप्रदाय के संप्रदाय गुरु लिंग कोनगजी ने चेनशी को देखा, जो उस दुनिया में फंस गई थी जो खून का समुद्र थी, और उसके पतले चेहरे पर एक अकथनीय चिंता की झलक दिखाई दी जो जेड की तरह गर्म थी। खून की गंध आसमान में फैलते ही खून की लहरें उठने लगीं। लुओ शिव ने खून के समुद्र के ऊपर 30 मीटर के क्षेत्र को कवर करने वाले रक्त के रंग के कमल पर कदम रखा, और उसका रक्त लाल हानफू उसकी धुंधली नीली और अजीब आंखों के साथ मिल गया। वह किंवदंतियों के रक्त कारागार से निकले एक राक्षस की तरह था, और उसका व्यवहार अत्यंत प्रभावशाली था। चेनशी, मेरा रक्त संक्षारण दाव क्षेत्र कैसा है? मैंने सुना है कि आप पहले से ही दाव अंतर्दृष्टि को समझ चुके हैं। दुर्भाग्यवश आप अभी भी मुझसे थोड़े कमतर हैं। हा हा हा। लुओ शियू जोर से तीखी आवाज में हंसा, और फिर उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई जब उसने उदास होकर कहा, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारा पीछा क्यों किया? क्योंकि मैंने आप पर एक अनोखी आभा की गंध महसूस की थी, एक ऐसी आभा जो पुनर्जन्म के 6 मार्गों से संबंधित है, पाताल लोक के पार्गेटरी की आभा। जब तक मैं इसे प्राप्त कर लूंगा, मैं जिस रक्त संक्षारण आत्मा तकनीक का अभ्यास करता हूं, उसमें निपुणता प्राप्त कर सकूंगा। उस समय मैं एक संपूर्ण रक्त संक्षारण दाव क्षेत्र निष्पादित करने में सक्षम हो जाऊंगा, और यहां तक कि एक स्वर्णकोर क्षेत्र साधक का सफाया करना भी बेहद आसान होगा। पुनर्जन्म के 6 मार्ग, पाताल लोक का पार्गेटरी। चेनशी को अचानक याद आया कि उसके भंडारण रिंग के भीतर एक नेदरवर्ल्ड रजिस्टर और एक कंडम ईविल ब्रश था। उसने ये दोनों अत्यंत रहस्यमयी खजाने सु लेंग से प्राप्त किए थे, और वह कभी भी इनके उपयोग के बारे में नहीं जान पाया था। इसके अलावा लिंग बाई ने एक बार अनुमान लगाया था कि ये 2 खजाने संभवतः पाताल लोक के पुनर्जन्म के 6 मार्गों से आए होंगे। लेकिन उस समय चेनशी को लगा कि यह बहुत बेतुका है, और उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। इस समय जब उसने सुना कि लुओ शिव ने क्या कहा, तो उसने अपने दिल में सोचा और पहले से ही मोटे तौर पर यह निर्धारित कर लिया था कि शायद ये 2 खजाने वास्तव में पुनर्जन्म के 6 मार्गों से संबंधित थे। इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या तुम्हें याद है? लुओ शिव ने बिना किसी हड़बड़ी के पूछा, और उसके चेहरे पर चूहे के साथ खेल रही बिल्ली जैसा भाव था। इसके बारे में कह रहे हो आ? चेनशी ने अपना हाथ बढ़ाया और नेदरवर्ल्ड रजिस्टर निकाल लिया। जैसे ही वह प्रकट हुआ, एक विशाल, उदात्त और धार्मिक आभा प्रकट हुई। अचानक ही रक्त के समुद्र से प्रतिशोध की भावना से भरी असंख्य आत्माएं बाहर निकल आईं। उनके हाव भाव क्रूर थे तथा वे एक साथ तीखी और दुष्ट चीखें निकाल रही थीं। वे नेदरवर्ल्ड रजिस्टर को हथियाना चाहते थे, फिर भी वे रक्त के समुद्र द्वारा दृढ़ता से नियंत्रित थे, और चाहे वे कितना भी रोए और चिल्लाए, वे चेनशी के करीब एक कदम भी नहीं बढ़ पाए। सही सही, यह वही है जो आभा मुझे महसूस हुई, वह उसी से थी। पाताल लोक की कैसी शुद्ध ऊर्जा! यदि मैं इसकी ऊर्जा को अवशोषित करने में सक्षम हूं, तो फिर मुझे इस रक्त सागर की प्रतिशोधी आत्माओं को दबाने में असमर्थ होने की चिंता क्यों करनी होगी? चेनशी, इसे मुझे दे दो और मैं तुम्हें जाने दूंगा। अन्यथा मेरी खोज से बचने की आशा मत करो, भले ही तुम आज अपने परिवहन तावीज को कुचल दो। लुओ शिव का शरीर कांप उठा, उसकी धुंधली नीली आंखों से असीम लालच और तीव्र इच्छाएं निकल रही थीं, और वह अभी पाताल लोक के रजिस्टर को अपने पेट में निगलने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था। रक्त के समुद्र में प्रतिशोधी आत्माओं को दबाओ। क्या ऐसा हो सकता है कि इस पुस्तक से निकलने वाली ऊर्जा तामसिक आत्माओं और बुरी चीजों का प्रतिकार करती है? चेनशी के दिल में विचारों की बाढ़ आ गई, फिर भी उसकी अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही क्योंकि उसने कहा, मेरे पास अभी भी एक और चीज है, क्या आप इसे देखना चाहेंगे? लुओ शिव की निगाहें नेदरवर्ल्ड रजिस्टर पर स्थिर होकर टिकी रहीं, क्योंकि उसने सहजता से उत्तर दिया, क्या यह भी हो सकता है कि यह पाताल लोक की ऊर्जा से संबंधित हो? चेनशी ने मुस्कुराते हुए अपने दिल से आदेश दिया, और एक ब्रश जो लोहे की तरह था, फिर भी लोहे से बना नहीं था, जेड की तरह था, फिर भी जेड से बना नहीं था, और पूरी तरह से शुद्ध काला उसकी हथेली में प्रकट हुआ। मारना, 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 मारना। जैसे ही बुराई की निंदा करने वाला ब्रश सामने आया, चेनशी के मन में मारने के असंख्य शब्द उमड़ पड़े। अनगिनत स्पष्ट और बर्फीली ठंडी चीखें गूंज उठी, और मार डालने की ठंडी मंशा आसमान में गूंज उठी।
ऐसा लग रहा था मानो वह संसार का न्याय करना चाहता था और सभी बुरी चीजों को नष्ट करना चाहता था। चेंशी ने महसूस किया कि निंदा करने वाले बुरे व्यक्ति के ब्रश से एक तीव्र लालसा का विचार फूट पड़ा, और यह विचार इतना मजबूत था कि यह एक बहादुर जनरल की तरह था जो युद्ध में जाने के लिए तरस रहा था और सम्राट से युद्ध में जाने की अनुमति देने की विनती कर रहा था। ये कौन सा खजाना है, ये वास्तव में मुझे महसूस कराता है, अनुभव करना। लुओ शियू बेहद हैरान था, फिर भी उसके दिल में धीरे धीरे अत्यधिक खतरे की भावना उमड़ने लगी। जब से उसने दाव के मार्ग पर कदम रखा था, उसने कभी इस तरह की भावनाओं का अनुभव नहीं किया था। भय, घबराहट, आतंक, बेचैनी की भावना, विभिन्न प्रकार की भावनाएं एक दूसरे में इस हद तक घुल मिल गईं कि उसका पूरा शरीर कांप उठा और उसे ऐसा महसूस हुआ मानो मृत्यु का देवता उसके ऊपर चक्कर लगा रहा हो। अरे, ये बात तो स्वाभाविक रूप से ही मेरे विरुद्ध है। ऐसा लग रहा था जैसे लुओ शियू ने दुनिया की सबसे डरावनी चीज देख ली हो, जिससे वह इतना भयभीत हो गया कि वह तीखी आवाज में चिल्लाया, और फिर भागने के लिए पीछे मुड़ने से पहले उसने अपने पूरे शरीर में सच्चे सार को प्रसारित कर लिया। उसका रूप ऐसा था मानो वह यही चाहता हो कि उसके माता पिता ने उसे एक अतिरिक्त जोड़ी पैर के साथ जन्म दिया हो, और इस समय लुओ शियू के आतंक का स्तर इससे देखा जा सकता था। लेकिन अभी भी बहुत देर हो चुकी थी। स्विश स्विश, चेंशी की हथेली ढीली हो गई, और निंदा करने वाला ब्रश अचानक आसमान में उड़ गया। उसने हल्के से वार करते हुए एक स्पष्ट चीख निकाली, और रेशम के धागों की तरह काली असंख्य रोशनियां नीचे गिर पड़ीं, जिससे पूरा संसार जो रक्त का समुद्र था, ऐसा प्रतीत होने लगा मानो वह एक पतले कागज के टुकड़े में बदल गया हो, जिसे एक तेज कागज काटने वाले उपकरण से काट दिया गया हो और जो तुरंत अनगिनत टुकड़ों में कट गया हो। यह मक्खन को काटने वाले गर्म चाकू की तरह था, जो आसानी से अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को काट रहा था, और रक्त संक्षारण दाव क्षेत्र वास्तव में निंदा बुराई ब्रश के इस हल्के प्रहार का सामना करने में असमर्थ था। आखिर यह चीज क्या है? ये क्या है? दूरी में लुओ शियू की भागती हुई आकृति अचानक रुक गई, क्योंकि उसने स्पष्ट रूप से देखा कि काली रोशनी जो एक धागे की तरह पतली थी, स्टील के एक तना हुआ धागे की तरह थी जो उसके जादुई खजाने पर उतरी थी, जो उसके शरीर की रक्षा कर रही थी। जादुई खजाने अनगिनत टुकड़ों में कट गए, और फिर काली रोशनी उसके सच्चे सार पर उतरी, इसी तरह उसके सच्चे सार को अनगिनत टुकड़ों में काट दिया। टकराना। जब उसने देखा कि काली रोशनी उसके शरीर को चीरने वाली थी, तो लुओ शियू अपने दिल में मौत के डर को और अधिक सहन करने में असमर्थ था, और उसने परिवहन तावीज को कुचल दिया। वह अभी राहत की सांस लेने ही वाला था कि अचानक उसने देखा कि उसका शरीर मांस के असंख्य टुकड़ों में बदल चुका था, जो धीरे धीरे जमीन पर गिर रहे थे। ये वास्तव में क्या है? ये लुओ शी का अंतिम विचार था। ओम। चेंशी भी लुओ शियू की मौत से बेहद सदमे में था। हालांकि इससे पहले कि वह अपने सदमे से उबर पाता, उसके बाएं हाथ में मौजूद नेदरवर्ल्ड रजिस्टर ने अचानक एक शक्तिशाली और भयानक चूषण बल उत्सर्जित किया, जिसने आसपास के 300 मीटर के दायरे में खून के समुद्र के टुकड़ों को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया। स्विश, कंडम इविल ब्रश हवा में फड़फड़ाया और स्पष्ट चीखें निकाली, और ऐसा लगा कि वह उड़ जाना चाहता है। चेंशी ने जल्दी से अपना हाथ बढ़ाया और बुरी निंदा करने वाले ब्रश को जोर से पकड़ लिया, जिसमें अपनी आत्मा लग रही थी, और उसने उसे बिना छोड़े कसकर पकड़ लिया। इस समय चेंशी ने अपने दाहिने हाथ में कंडम एविल ब्रश पकड़ रखा था, बाएं हाथ में नेदरवर्ल्ड रजिस्टर, और वह किंवदंतियों के नेदरवर्ल्ड जज के समान दिख रहा था। हालांकि इस समय वह किसी और चीज के बारे में सोचने में पूरी तरह से असमर्थ था, क्योंकि नेदरवर्ल्ड रजिस्टर और कंडम एविल ब्रश उसके हाथों में बेचैन हो गए थे। वे गर्वित और अडिग जंगली जानवरों की जोड़ी की तरह थे जो चेंशी के हाथ से छूटने के लिए संघर्ष कर रहे थे। अरे, अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं तुम दोनों को बाहर नहीं जाने देता। चेंशी ने अपने दांतों को कसकर भींच लिया और अपने पूरे शरीर में सच्चे सार को इस पुस्तक और ब्रश को दबाने के लिए जोर लगाया। अज्ञात समय के बाद नेदरवर्ल्ड रजिस्टर और कंडेमन इविल ब्रश ने अंततः प्रतिरोध करना बंद कर दिया और शांति में लौट आए। तभी चेंशी ने पूरी तरह से राहत की सांस ली, और उसका पूरा शरीर पहले से ही पसीने से भीग चुका था। लुओ शियू की मौत वास्तव में कंडेमन इविल ब्रश के एक हल्के वार से हुई थी। ये स्पष्ट है कि यह उसके शरीर पर खूनी आभा के कारण था कि निंदा बुराई ब्रश की हत्या की मंशा बाहर खींची गई थी। चेंशी को जब पहले का दृश्य याद आया तो वह अविश्वास महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका, और उसे नेदरवर्ल्ड रजिस्टर और कंडम इविल ब्रश के उपयोग के बारे में थोड़ी अस्पष्ट समझ थी। हालांकि उसने पहले ही तय कर लिया था कि इन दो खजानों पर पूरी तरह से नियंत्रण पाने से पहले वह उन्हें कभी भी उपयोग के लिए आसानी से बाहर नहीं निकालेगा। वह चुपचाप उन्हें अपनी पकड़ से छूटकर उड़ते हुए नहीं देखना चाहता था, क्योंकि वह उन्हें दबाने में असमर्थ था। निस्संदेह, मैंने पहले ही यहाँ से निकलने वाली आभा का एक मजबूत उतार चढ़ाव महसूस किया था। वरिष्ठ भाई, मैंने भी ये देखा है। सब लोग जल्दी करो, युद्ध का परिणाम संभवतः पहले ही तय हो चुका है। शायद हम कुछ बुरी तरह से घायल किसानों को पकड़ सकें और कुछ लाभ प्राप्त कर सकें।
दूर जंगल से अस्पष्ट रूप से कोलाहलपूर्ण आवाजें आ रही थीं। ऐसा लगता है कि लुओ शिव द्वारा मचाए गए शोर ने आसपास के किसानों का ध्यान पहले ही आकर्षित कर लिया है। चेन शी का दिल ठंडा पड़ गया। वह आगे सोचने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और उसने दिव्य पवन पंख उड़ान को क्रियान्वित करने से पहले दिशा बदल ली, जिससे उसका आकार एक आंधी के झोंके जैसा हो गया, जो तुरंत ही हरे भरे जंगल में गायब हो गया।